हेलो एवरीवन। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी का पूरा एक आउटलाइन देख लिया था। अब उस आउटलाइन के बेस पे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और ये कह लो कि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको पूरा समसामयिकी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया था उससे आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों ने देखा ही होगा कि प्रीवियस लेक्चर से आपके पेपर में आए हुए हैं, और मैं जहाँ पर कोई भी प्रश्न आया हुआ है तो साथ ही साथ मैं उसका आपको ईयर बता देता हूँ, किस साल ये प्रश्न आपको मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अपने PYQs जो है जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप सब उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर विषय नहीं दिया गया है। ठीक है, विषय के अंदर का डिटेल नहीं दिया गया, सिर्फ विषय का नाम दिया गया है ना, सामान्य विज्ञान। और यही इस UPSC में बहुत बड़ी समस्या है कि हम सब उस विषय की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर विषय पूरी तरह से नहीं दिए गए, उनको क्लासिफाई नहीं किया गया, यानी कह लीजिए पूरा पाठ्यक्रम नहीं दिया गया। ओके, मैं सिर्फ विज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था हर विषय की बात कर रहा हूँ, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, जो भी उन्होंने विषयों के नाम दिए हैं, पर विषय के अंदर उन्होंने पूरा वर्गीकृत नहीं किया है कि इस विषय के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम आज बात करेंगे कोयला गैसीकरण के बारे में। और कल मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताया था कि हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यह टॉपिक यानी ऊर्जा की बात करें तो यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह पूरी तरह से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। कहानी समझना, हम यहाँ पर कोयले की बात करने वाले हैं। ठीक है, कोयले की बात करने वाले हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी भारतीय कोयले के साथ क्या समस्या है। तो आपने देखा था कि भारतीय कोयले के साथ अगर हम कोई समस्या की बात करें तो भारतीय कोयला जो है इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बिटुमिनस और लिग्नाइट्स होते हैं, और दुनिया का सबसे बेहतर कोयला जो होता है वह एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो इसीलिए भारत जो है, हम कोयला का उत्खनन करने वाले में अगर सूची में देखें तो दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बावजूद क्योंकि हम अपने कोयले की पूर्ति अच्छी तरह नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा कोयला अच्छा नहीं है, हमारे पास औसतन और औसत से भी कम स्तर का कोयला पाया जाता है, जिसको आप बिटुमिनस और लिग्नाइट कहते हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, लेकिन भारत में कोयले का भंडार अच्छा खासा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विकल्प है जिसकी तरफ देखा जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय कोयले के साथ समस्या क्या है? एक तो समस्या ये है कि ये धुआं बहुत निकालता है। धुआं ने लिख के मैं इसको कह देता हूँ प्रदूषण बहुत जनित करता है। और दूसरा कह देता हूँ कि ये अच्छी गुणवत्ता नहीं है, इसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है, इसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है। ये दो चीज़ें हैं इसके साथ, एक तो इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और दूसरा इससे अच्छी खासी मात्रा में प्रदूषण होता है। तो यहीं पर कुछ नया लाया जा रहा है। क्या नया लाया जा रहा है? एक प्रक्रिया है जिसका नाम है कोयला गैसीकरण। हम क्या करते हैं, इसमें कोयले को लेंगे, कोयला एक रॉ मटेरियल की तरह होगा, कच्चा माल की तरह, एक कच्चा माल की तरह हम कोयला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक कच्चे माल की तरह कोयला का प्रयोग किया जाएगा। क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ज़रा देखना, कोयले को एक कंटेनर के अंदर लेंगे, एक पात्र के अंदर। यहाँ हमने कोयले को ले लिया एज अ रॉ मटेरियल, कोयले को ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, उच्च दाब, समझिएगा, उच्च दाब और उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इस कंटेनर को दिया। और यहाँ इस कंटेनर से जब हमने ये सारी चीज़ें की, कंटेनर बंद है, बाहर से उसको अच्छा खासा टेम्परेचर पे जलाया गया, अच्छा खासा दाब दिया गया, तो यहाँ से कुछ चीज़ें बनती हैं, और जो चीज़ें बनती हैं उनको हम कहते हैं संश्लेषित, उनको हम कहते हैं संश्लेषित गैस। यहाँ से गैसों का निर्माण होता है। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं सिन गैस। वैसे सही बताऊँ तो सिन गैस ही सही शब्द है। आपके परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना तो वो सिन गैस ही लिखेगा। सिन मतलब SYN, लेकिन ध्यान रखना ये सिन गैस जो शब्द है ना वो सिंथेसिस से लिया गया है, क्योंकि ये प्रकृति वाली गैस नहीं है, ये बनाई गई है इस प्रक्रिया के द्वारा। और अगर इस सिंथेटिक गैस की बात करें, सिन गैस की बात करें, आप इनका अगर कंपोजिशन चेक करेंगे, आपको इनमें क्या क्या मिलेगा पता है? मीथेन मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा,
और इसके अलावा और भी चीज़ें मिलेंगी। और थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो जो मीथेन है वो एक ईंधन है, सीएनजी गाड़ी के अंदर प्रयोग में आपको बताया था। हाइड्रोजन जो है वो एक ईंधन है ना। अब आप बोलोगे लेकिन सर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये तो प्रदूषण है। सहमत करता हूँ मैं आपसे बात से, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ना हम वातावरण में नहीं निकलने देंगे। कुछ चीज़ें होती है कहते हैं स्क्रबर, एक चीज़ होती है हम कहते हैं स्क्रबर मतलब आप ऐसे समझिए जैसे सूखता पेपर होता है, इंक या स्याही गिर जाता है, उसको अवशोषित कर लेता है। कुछ स्क्रबर्स हैं जिनका उपयोग किया जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगे। तो हवा में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जाएगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया इस कंटेनर के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे फिल्टर लगा दो, स्क्रबर लगा दोगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। इस तरीके से प्रदूषण नहीं होने देंगे। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, आपको मीथेन मिल गया, आपको हाइड्रोजन मिल गया, और पिछली क्लास से आपको ये समझ में आ रहा है कि मीथेन और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक मात्रा जो है वो कोयले से अधिक है। कैलोरीफिक मात्रा क्या है, वो कोयले से अधिक है। इसका सीधा मतलब है कि एक उच्च गुणवत्ता का ईंधन मिल गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं है, वो अच्छी गुणवत्ता का हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें इस प्रक्रिया को, इस तकनीकी को विकसित करना होगा। किसी को नहीं पता आगे आने वाले भविष्य में क्या होना है, इसीलिए कहते हैं अनुसंधान विकास कार्यों को करना होगा। और अनुसंधान विकास कार्यों को करने के बाद नई अच्छी तकनीकियाँ लानी होंगी। सोचो, अनुसंधान और विकास कार्य से जो कोयला हमारी गुणवत्ता का अच्छा नहीं है, उसको हम इस कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। सोचिए कितना बेहतर होगा। एक तरफ प्रदूषण खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक, दूसरा कैलोरीफिक मात्रा बढ़ जाएगी, यानी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। इस पर भारत सरकार प्रोजेक्ट लाती है, भारत सरकार इस पर कार्यक्रम लाती है, प्रोजेक्ट लाती है और इस पर कार्य करती है। आगे आने वाले समय के लिए यह बहुत बड़ी चीज़ है। याद है कि 2030 के लिए कुछ लक्ष्य भी बनाया गया है। यह प्रश्न आपके पेपर में 2025 में आया है प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 से हो चुकी है। ओके, इस पर और आगे बात करेंगे। अब एक बात बताऊं, यहाँ जो गैसीकरण के बाद जो चीज़ें आई हैं, जैसे मीथेन आया है, कार्बन डाइऑक्साइड आया है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आई हैं, ऐसी सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ अगर हम उत्प्रेरक का उपयोग करें, यानी कुछ अगर हम उत्प्रेरक का उपयोग कर दें, उत्प्रेरक मतलब कुछ कैटलिस्ट का उपयोग कर दें, जैसे कोबाल्ट वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग कर दें और इसको हम प्रेशर डाल दें, यानी दाब डाल दें, संघनित कर दें। तो अगर हम संघनित कर देंगे तो सारे के सारे गैस जब संघनित हो जाएंगे तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। और यही द्रव जो बनकर आता है, इसमें पेट्रोल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें डीजल होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। गैसीकरण, गैस बन रहा है अधिक ताप पर इस कंटेनर के अंदर कोयले को तोड़ने से, और जो बन गया उसको संघनित कर दिया जाए, प्रेशराइज कर दिया जाए किस कैटलिस्ट की मदद से, तो जो गैस होगा वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और वो बन जाएगा पेट्रोल या डीजल। ये है पूरी कहानी, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्रवीकरण। इसी बीच एक न्यूज़ आता है, ओके, दिखाता हूँ आपको। झारखंड में, ठीक है ना, एक जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो कोयला पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं भूमिगत कोयला गैसीकरण, UCG के नाम से जानते हैं। इसको आप कह सकते हैं भूमिगत कोयला गैसीकरण, समझिएगा, भूमिगत कोयला गैसीकरण। अब बात होती है भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है, समझिएगा। मान लो ये ज़मीन है, सतह है, नीचे जाइए, यहाँ पर कोयला वगैरह मौजूद है। मान लो यहाँ पे कोयला मौजूद है, तो करेंगे क्या, यहाँ से रॉक को ड्रिल कीजिए, है ना, छेद डाला, है ना, और यहाँ से रॉक को ड्रिल कीजिए, ठीक है। और जब पत्थर आप ड्रिल करेंगे, यहाँ नीचे ले जाकर इसको जलाइए, ठीक है ना, यहाँ आप नीचे ले जाकर कोयले को जलाइए, ठीक है। और ये सब कुछ एक कंटेनर समझो, ये रॉक है चारों तरफ, तो समझो एक क्लोज्ड एरिया है। जब अंदर जलाइएगा, लेकिन यहाँ पर जलाना ज़मीन के नीचे है, जो कोयला प्रकृति में मौजूद है उसको, तो यहाँ बगल में खोल करके यहाँ से जो गैस निकलेगा, ये जो गैस होगा वो सिनगैस होगा। यही प्रक्रिया जो है ज़मीन के ऊपर कर रहे थे कंटेनर के अंदर, वही चीज़ अगर भूमि के नीचे करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, भूमिगत कोयला गैसीकरण, अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन, जिसको हम UCG के नाम से जानते हैं। तो अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन, जिसे हम भूमिगत
कोयला गैसीकरण के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपको लिए चलता हूँ इस पूरे के पूरे कंटेंट्स पे कि यहाँ पर कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो PDF मैंने तैयार किया है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी क्या है पूरी कहानी। ठीक है, कोयले को कोयला जैसे किसी कार्बन आधारित कच्चे माल, तो ठीक है, यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या है, ऑफ कोर्स कोयला है। ठीक है, कोयला है ना। वहाँ पर हमने उसका क्या काम किया, सिंथेटिक गैस बनाने के लिए प्रयोग में लाया। कहाँ ले गए, एक गैसीफायर या कंटेनर के अंदर, जिसको हम गैसीफायर कह रहे हैं। क्या किया, उच्च दाब, ताप और उच्च दाब पर कंटेनर के अंदर जलाया। बहुत अच्छा दाब है, अच्छा खासा, करीब 1200 PSI है ना जी। उतना वो सब नहीं पूछेगा पेपर में, कितना दाब कितना, वो सब नहीं आता। ठीक है, और अंत में जाके सिंथेटिक गैस, संश्लेषित गैस या सिन गैस का निर्माण होता है। सिन गैस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने बोला ना, सिर्फ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ले लीजिए, जो चीज़ें नहीं हैं उनको फिल्ट्रेट कर लीजिए, पर हवा में मत निकलने दीजिए। हवा में इसमें कई चीज़ें जाएंगी तो हमारे लिए नुकसान है। तो इसमें ईंधन क्या मिला, अभी देखो, हाइड्रोजन मिला, मीथेन मिला। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में लगा, हाँ सर ये प्रक्रिया मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। ठीक है, इसके आगे जो, अब यहाँ पे एक कंटेनर है जो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है कि देखो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, ये कोयला वगैरह जलाया जा रहा है उच्च दाब पर, कुछ ये बताने के लिए कोशिश की गई है। और यहाँ पर सिन गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसको सफाई वफाई कर जो चीज़ें अलग करनी है वो अपना अलग कर लेते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपके पेपर में पीछे 2025 में पूछा भी गया है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी क्या है, कुछ चुनौतियाँ हैं इसके साथ, कोल गैसीकरण के साथ कुछ चुनौतियाँ हैं। पता, जब हम कोयले को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है ना, तो कोयले को सीधे प्रयोग में नहीं लाते हैं, कोयले को धोते हैं, सफाई करते हैं। और जब कोयले को सफाई करते हैं तो कोयले में अशुद्धियाँ होती हैं। हो सकता है उसमें कुछ हैवी मेटल हो, जैसे आर्सेनिक हो सकता है, सीसा हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, पारा हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप कोयले को धोते, चीज़ें वहाँ से अलग हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वाटर टेबल वगैरह में जाकर नीचे भूमिगत जल में चली जाती हैं, रिस कर नीचे चली जाती हैं, या जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे कंटामिनेशन करती हैं, उसको दूषित करती हैं। और अगर यही भूमिगत जल के द्वारा आपके अंदर अगर आ गई जल के सेवन से, तो आपके लिए समस्या होती है। तो कुल वॉशिंग भी हो सकता है कि किसी तरह का वहाँ पर, है ना, कोई हैवी मेटल हो जो कोयले से निकाल रहा हो। तो कोयला गैसीकरण के उत्पादन में अगर देखा जाए तो वैसे भी जल का उपयोग होता है कोयले को साफ़ करने के लिए, तो जल की खपत ज़्यादा होती है। और ये भी देखा जा सकता है कि किसी मिट्टी में या किसी पानी के जल की जगह पर प्रदूषण भी हो सकता है। तो ये कुछ समस्या है, ये कुछ समस्या है, चुनौतियाँ हैं जो आपके सामने दी गई हैं। ठीक है, इस PDF को आपके पोर्टल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप अपने पोर्टल से इस PDF को देख सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, इस पूरी प्रक्रिया में जब हम कोल गैसीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो कोयले की गैसीकरण की प्रक्रिया में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं बनती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें और बनती हैं। और आपके पेपर में जब इन्होंने UPSC 2025 में प्रश्न पूछा था UPSC ने, ओके, तो भाई साहब उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में इन सब उदाहरण के नाम दिए थे। तो मतलब कहने का मतलब ही कोल गैसीकरण से हम एथेनॉल भी बना सकते हैं। कोल गैसीकरण प्रक्रिया में हम एथेनॉल भी बना सकते हैं, जिसको आपने सुना था कि जिसे हम पेट्रोल में मिलाकर प्रयोग में लाते हैं, है ना। अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और बन सकती है, यूरिया जैसे उर्वरक का निर्माण हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, है ना, वो उत्पादों के उत्पादन में किया जा सकता है। तो इसका मतलब यूरिया वगैरह इस तरह की जो बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं जिनको हम कृषि और बाकी अन्य जगहों पर प्रयोग में ला सकते हैं। और एथेनॉल अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, आप जानते हैं। यही एथेनॉल है जिससे हम लोग पेट्रोल में मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का कोई विशिष्ट प्रभाव आकलन अभी फ़िलहाल नहीं किया है, किससे कितने स्तर पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, बाकी समय के साथ अनुसंधान और आगे रहेगा। अंडरग्राउंड कोयला गैसीकरण क्या है, ये हाल ही में 2 साल पहले न्यूज़ में रहा है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि ज़मीन के अंदर से जो कोयला मौजूद है उसके अंदर ले जाकर हम कोयले के गैसीकरण की प्रक्रिया करते हैं और वहाँ से सिन गैस का निर्माण करते हैं। वही चीज़ जो ज़मीन के ऊपर था
वो ज़मीन के नीचे है। क्या है पूरी कहानी देखिएगा। कोयला मंत्रालय है ना, कोयला मंत्रालय झारखंड के जामताड़ा नामक डिस्ट्रिक्ट में, जामताड़ा नामक ज़िले में पहला भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रक्रिया एक पायलट परियोजना शुरू करती है, एक छोटे स्तर पर परियोजना शुरू कर दें। फिलहाल इसकी अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो 2015 से ही इसकी तैयारी चल रही होती है। ओके, 2015 से ही इसकी तैयारी चल रही होती है। तो यही पूरी कहानी, 2015 से इसकी तैयारी चल रही होती है। कोयला मंत्रालय ने भारत के कोयला और लिग्नाइट समृद्ध क्षेत्रों में शहरी गवर्नेंस यूसीजी अंडर ग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया के विकास के लिए एक समर्पित नीतिगत ढांचा पेश किया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड भारत का जो है वो एक अनूठी भू खनन स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित यूसीजी तकनीकों को लागू करने के लिए जामताड़ा जिले में स्थित कोयला ब्लॉक का चयन किया, जहां पर ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। बाकी यहाँ पर मैंने बोलिया इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वही चीज़ें तो वहाँ भी आएंगी। जो कोयला गैसीकरण में था वही भूमिगत कोयला गैसीकरण में भी होगा। इसमें कन्फ्यूज़न क्या है? ठीक है, अगला कंसेप्ट कोयला द्रवीकरण क्या है। कोयला द्रवीकरण मैंने आपको साफ साफ बोला कि कोल गैसीकरण के बाद जो गैसेस बनी हैं उनको कंटेनर में लेकर किसी प्रेशर पे लेकर उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। वही आपके सामने है कोयला द्रवीकरण। इसमें हम कोयले के द्वारा ना लिक्विड यानी तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको हम कोल टू लिक्विड तकनीकी भी कहते हैं। इसमें डीजल और गैसोलीन उत्पादन का एक वैकल्पिक तरीका है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की स्थिति में ही आर्थिक रूप से लाभदायक है। ठीक है, देखो एक बात आपको बताऊं, आपको मैंने कल भी बोला था, मतलब प्रीवियस क्लास में बोला था कि भारत के साथ क्या समस्या है, आपने कोयले के साथ देख लिया था। ओके, और भारत की जो पेट्रोलियम चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ये भी मैंने कल आपको बोला था कि 70% से अधिक जो पेट्रोलियम पदार्थ है जो हम आज प्रयोग में ला रहे हैं वो हम दूसरे राष्ट्रों से आयात कर रहे हैं। वो हम दूसरे राष्ट्रों से आयात कर रहे हैं, समझिएगा, वो हम दूसरे राष्ट्रों से आयात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर मतलब हम 20 से 25%, 30% ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। बात समझ में आई? 20 से 25%, 30% ही हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरह के ऑप्शन आप तैयार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप विदेशी राष्ट्रों से जो आप जीवाश्म ईंधन को आयात कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छी खासी मात्रा में हम लोग इन चीज़ों को बचा पाएंगे, अपने देश का पैसा बचा पाएंगे। क्योंकि जब पेट्रोलियम पदार्थ को दूसरे कंट्री से ख़रीदना होता है तो हमारे देश का पैसा खर्च होता है और दूसरा प्रदूषण भी होता है। तो उसके विपरीत अगर हम देखें तो एक अच्छा विकल्प है और कोयले जैसी चीज़ों को भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा ही कोयला जिस भी गुणवत्ता का है वो हमारे काम आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और आपने समझ गया एक वैकल्पिक तरीका है और जो अनुसंधान और विकास कार्य करेगा आगे आने वाले समय में दुनिया पर वही राज करेगा। जैसे आज के ज़माने में आप देखिए तो अमेरिका है और आने वाले समय में चीन आपको दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर अनुसंधान और विकास कार्य बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने यहाँ की जो जनता है, जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाती हैं और उनसे स्टडी कराती हैं, साइंस का नॉलेज कराती हैं, उनसे अनुसंधान की बात करती हैं और कहती हैं कि दुनिया में जाओ और चीज़ों को सीख कर आओ और फिर अपने देश में आकर अपने देश में उसके विकास के लिए उसको खर्च करो। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ आती हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। अगर मान लो कार्बन एमिशन कहीं हो भी रहा है थोड़ा बहुत, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। और कार्बन को अवशोषित करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ायदा भी है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा, घरों के अंदर या ऑफिसों के अंदर आग बुझाने वाला एक यंत्र होता है, संयंत्र होता है, रेड कलर का देखा होगा। उसमें इसी तरह की CO2 गैसेस वगैरह भरी होती हैं। तो ये तो CO2 का एक उपयोग भी हो गया ना आग बुझाने के लिए। और इसको हम कहते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मतलब कार्बन को कैप्चर कर लेना, ग्रहित कर लेना, पकड़ लेना, स्टोर कर लेना और किसी जगह पे उपयोग में लाना, जैसे आग बुझाने के लिए। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के फॉर्म में विभिन्न तरह के संयंत्रों से अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं और एक इंडस्ट्री की तरह भी सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो जो कार्बन निकल रहा है वो कार्बन कैप्चर स्टोरेज के फॉर्म में हम इकट्ठा कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में प्रयोग में ला सकते हैं और या फिर चाहे तो हम उसको ज़मीन में ले जाकर उसको दबा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जियो सिक्वेस्ट्रेशन।
भूमि के अंदर ले जाकर CO2 को दबा देना, उसकी पैकेज बनाई जाती है ना, और उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है। इस तरीके से भी हम वायुमंडल में CO2 की मात्रा को कम कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले इस तरह की चीज़ जो शुरू हुई है, अमेरिका के पास एक जगह है जिसका नाम है टेक्सास। तो टेक्सास एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की गई थी, वातावरण से CO2 को लेकर ज़मीन के अंदर दबाया गया। इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ जब मैं आपको पर्यावरण पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये कह लो कि पर्यावरण में CO2 एमिशन नहीं होने देंगे। इस प्रक्रिया में भी कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 निकल सकता है, तो उनको हम कंट्रोल करेंगे, उनको हम रोकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम कोयले से फ़ायदा ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं कि यहाँ पर इन प्रक्रिया में अगर मीथेन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है तो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। अब लगे हाथों यहाँ पर भारत सरकार के बारे में आपको बता दूँ। भारत सरकार जो केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री हैं हमारे, ठीक है, वो कोल गैसीकरण और द्रवीकरण को लेकर एक वेबिनार आयोजित करते हैं, है ना, वेब के द्वारा आम जनता से जुड़ते हैं, लोगों से अपनी चर्चा पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि 2030 तक, है ना, भारत का लक्ष्य 2030 तक 10 करोड़ टन यानी मिलियन टन, है ना, करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करना है, ठीक है, यानी कोयले का उपयोग करना है और उसको मीथेन, हाइड्रोजन जैसी गैसेस में कन्वर्ट करना 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने को तैयार है। सबको पता है ये भविष्य है। और फिर मैं बताऊँ, अगर आप आज के समय के साथ आने वाले भविष्य के साथ अगर नहीं चलेंगे, आज उस तरह से अनुसंधान नहीं करेंगे, तो हम समय में आगे आते आते और पीछे होते चले जाएंगे। यही है पूरी कहानी, यही है पूरा लॉजिक इस पूरे कंसेप्ट का। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई मान लो कंपनी है या कोई काम करना चाहता है इस सेक्टर में, तो 20% तक का जो राजस्व होगा वो भारत सरकार देगी। अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और कोई इस तरह का अनुसंधान करना चाहती है तो अच्छी बात है, सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। बाकी फिर मैं दोबारा कह देता हूँ कि कोल गैसीफिकेशन और लिक्विकरण, इन सब तरीक़ों से सिर्फ हम मीथेन और हाइड्रोजन ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उर्वरक वगैरह, यूरिया वगैरह, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। सो ये है पूरी की पूरी कहानी जो आप समझ रहे हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। और 2025 का प्रश्न जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से खूबसूरत प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। फिलहाल 2025 का समसामयिकी नहीं था, ये समसामयिकी था 2023 का जब वेबिनार हुआ था। लेकिन यूपीएससी ने 23 में पूछा, न 24 में पूछा। इस प्रश्न को यूपीएससी ने 25 में पूछा और ये प्रश्न आगे आने वाले समय में भी पूछा जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 2030 का लक्ष्य, और आपको बताऊँ आगे आने वाले कुछ सालों के बाद आपको ये चीज़ें अपने अगल बगल दिखेंगी, ठीक है ना। तो अभी इसका भविष्य बहुत ज़्यादा है और ये अभी आगे कई बार प्रश्न आएगा। और आप सब वही हैं जो 27, 28, 29, 30 में परीक्षा दे रहे होंगे और 30 तक आते आते आपको दिखेगा कि भारत यहाँ पर किस स्तर तक कोयला गैसीकरण, लिक्विकरण की प्रक्रिया में विकसित हो चुका है, चीज़ तकनीकियों का विकास कर चुका है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन के बारे में। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या है ये चीज़ें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ी सी आपको इस कहानी के बैकग्राउंड पे जाना होगा, ठीक है। आपने सुना होगा ये कंसेप्ट पिछले कुछ सालों से बड़ा पॉपुलर रहा है। चलो ये भी 2023 से बड़ा पॉपुलर रहा है। फरवरी 2023 के आसपास हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, है ना, वित्त मंत्री, वो सीधा बोलती हैं कि अब हमें हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन की तरफ चलना होगा। क्या होता है भाई हरित हाइड्रोजन, क्यों इसकी आवश्यकता है? क्या ऐसा है कि यूपीएससी में 2024 में 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये न्यूज़ में आता है फरवरी 2022-23 में, लेकिन ये मई 2023 में पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में मई 2024 में। 2024 के प्रारंभिक परीक्षा जो मई में होता है, ठीक है, वहाँ पर कुल 2 प्रश्न हैं जो हरित हाइड्रोजन पे बनते हैं, ठीक है, हरित हाइड्रोजन पर बनते हैं। कहानी समझिएगा, इन चीज़ों को कहानी की तरह समझाता हूँ और टेक्निकल फिर चीज़ों को जोड़ देता हूँ। और आप चाहें तो ये सारे PDF ना, वैसे मेरा एक टेलीग्राम भी है, वहाँ पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, डॉक्टर रवि P. अग्रहरी ऑफिशियल।
आप जाएंगे तो पीछे की फाइल्स में चीज़ें मिल जाएंगी। फ़िलहाल ये आपको पोर्टल पे भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, जो यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो कहानी की तरह ज़रा लॉजिक समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के कंसेप्ट में कुछ कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले हमारे जो नितिन गडकरी साहब है, ठीक है, ओके, सो कॉन्सेप्ट ये है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की कहानी में कि नितिन गडकरी साहब एक न्यूज़ लाते हैं कि न्यूज़ ये होता है कि हाँ, उनके पास एक हाइड्रोजन की गाड़ी है। तो अगर उनके पास हाइड्रोजन की गाड़ी है तो उसमें हाइड्रोजन ईंधन होगा, उसमें हाइड्रोजन की गाड़ी है तो क्या होगा, हाइड्रोजन ईंधन होगा, समझिएगा। अगर हाइड्रोजन की गाड़ी है तो हाइड्रोजन ईंधन होगा। अब बात होगी अगर हाइड्रोजन गाड़ी उनके पास में हाइड्रोजन ईंधन होगा तो हाइड्रोजन ईंधन कहाँ से पाते होंगे, ऑफकोर्स कहीं से भी खरीदते होंगे, कहीं से भी खरीदते होंगे ना, नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी। और आगे आने वाले समय में ये माना जा रहा है, जैसे टोयोटा वगैरह कुछ ऐसी कंपनियां जो सुनने में आ रहा है कि 2030 तक आते आते आपके दिल्ली की सड़कों पे हाइड्रोजन वाली गाड़ियां भी दौड़ाएंगी। और पिछले कई सालों में आपने सुना होगा कुछ इंजन हैं जो हाइड्रोजन ईंधन से चले हैं, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। ऑटो एक्सपो में आपको बताऊं तो जापान की कई गाड़ियां हैं जो प्रगति मैदान में जब ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो आगे आने वाले भविष्य में प्रयोग में लाई जाएंगी। ये सब वो चीज़ें हैं जो आगे आने वाले भविष्य में हम लोग बड़े स्तर पर प्रयोग में लाएंगे। तो ये है पूरी कहानी। अब इसी क्रम में ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों ना करें, आज हम कोयला दूसरे कंट्री से ले आ रहे हैं, आज हम पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे कंट्री से ले आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम इंडिया में हाइड्रोजन ही बनाना शुरू कर देते हैं, तकनीकी का विकास करते हैं। और ऐसा करते हैं, अगर हाइड्रोजन की गाड़ी नितिन गडकरी साहब ने विदेश से खरीदी है, भारत में आया है, इसका मतलब विदेश में हाइड्रोजन की गाड़ियाँ चल रही हैं और समय के साथ हाइड्रोजन की गाड़ियाँ और बढ़नी हैं। क्यों ना दुनिया में हम हाइड्रोजन को बनाकर और बेचने वाले राष्ट्र बन जाएं समय के साथ आने वाले भविष्य में, तो इससे हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लाया गया। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो 2030 में लाया गया, 23 में, इसका उद्देश्य यही था कि भारत में दुनिया में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए और यहाँ से हाइड्रोजन को बनाकर दुनिया के हर जगह पर पहुँचाया जाए और पैसा भी कमाया जाए। हाइड्रोजन से फ़ायदा क्या है, जब हाइड्रोजन ईंधन जलता है तो हाइड्रोजन ईंधन के जलने पर जलवाष्प निकलता है। जब हाइड्रोजन ईंधन जलता है गाड़ियों के अंदर, यहाँ CO2 नहीं निकलता, यहाँ SO2 नहीं निकलता, यहाँ नॉक्स नहीं निकलता, यहाँ कुछ नहीं निकलता, यहाँ जलवाष्प निकलता है। और ये प्रश्न आपके पेपर में 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। 2010 के प्रारंभिक परीक्षा में नहीं, बाद में क्वेश्चन फिर रिपीट किया इन्होंने 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में। अगर किसी फ्यूल सेल या हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ हैं, है ना, और उसका हाइड्रोजन जलता है तो उससे क्या निकलता है, तो उससे जो निकलता है वो जल या जलवाष्प निकलता है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रदूषण नहीं होता है। और ये प्रश्न आपके पेपर में रिपीट मारा है। जो लोग PYQ लगा रहे होंगे उनको ये चीज़ मिलेगी। आपको मैं फिर कह देता हूँ, 9th एडिशन की बुक आप साइंस एंड टेक की देख लीजिएगा, ओके। उसमें 100 से ज़्यादा वीडियोस भी हैं, सारे PYQs के वीडियो डिस्कशंस भी हैं, देख लीजिएगा, फ़ायदे में रहिएगा आप। और ये सब क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर के लास्ट में दिया है, तो ये सब आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। 2010, 2025 आप देखेंगे तो लगेगा अरे ये सब चीज़ें कोई मुझे क्यों नहीं बताता है। क्वेश्चन UPSC में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन विज्ञान तकनीकी में आते हैं, पुराने क्वेश्चन UPSC ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो यही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों आप नहीं देख रहे इन चीज़ों को, क्यों आपको नहीं दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है कि UPSC बहुत आसान है। तो मैं तो बता रहा हूँ, अगर आपने PYQ लगाया होता तो क्वेश्चन दिखा होता। और आपके पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है तो किताब खोलिए, चैप्टर नंबर 3 में जाके देखिए, ये सारी चीज़ आपको लिखी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक नेशनल राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमें किस बारे में काम करना है, हरित हाइड्रोजन पे काम करना है। अब बात होती है हरित हाइड्रोजन क्या होता है। पहले आपको एक पूरा आउटलाइन कंसेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे एक बार मैंने आपको कोयला गैसीकरण समझा दिया, उसी तरह मैं आपको पहले ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझा दूँगा। और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना किसके अंदर लाया गया है, तो आंसर है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत क्या है पूरी कहानी, इधर देखिएगा। मान लो ये है जल, मान लो ये है जल, समझिएगा जल। पता है जल से ही हम हाइड्रोजन फ्यूल बनाते हैं, जल से ही हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण किया जाता है।
तो हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण हम किससे करते हैं? जल से। और जब जल से हम हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण करते हैं तो एक प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए एक संयंत्र होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र। क्या बोलते हैं उसे? कहते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र। उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइज़र। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए एक संयंत्र होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइज़र कहते हैं। इसी इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया का बस नाम याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो जल होता है वो हाइड्रोजन ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। जो जल होता है वो हाइड्रोजन ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। समझना जरा, असल में यहाँ जो हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जिससे जल से हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण होता है। ये मैं बहुत पुराने प्रश्नों में देखे तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कि हाइड्रोजन ईंधन किससे बनता है, मुख्य स्रोत क्या है। तो आंसर था हाइड्रोजन ईंधन का मुख्य स्रोत जल होता है और जल के अच्छे खासे भंडार है। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए है ना पावर की ज़रूरत होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आवश्यकता होती है। अगर हमें जल से अगर हाइड्रोजन बनाना है तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करनी होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया। और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के लिए हमें क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, कहानी क्या कहता है? अगर इस विद्युत का स्रोत, समझिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इस विद्युत के स्रोत के रूप में हम अगर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, मतलब अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप अगर हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण होता है तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हरित हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? हरित हाइड्रोजन। आंग्ल भाषा में आप इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो सर इसका मतलब कि जिस स्रोत से विद्युत निर्माण किया गया, अगर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से विद्युत निर्माण किया गया और उस विद्युत के निर्माण से जल को हाइड्रोजन में बनाया गया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया कराई गई, तो उस हाइड्रोजन को हम हरित हाइड्रोजन कहते हैं। डेफिनेटली इस हाइड्रोजन को हम हरित हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम नाभिकीय ऊर्जा को ले लें, नाभिकीय ऊर्जा से भी विद्युत बनाया जा सकता है। अगर हम नाभिकीय ऊर्जा को ले लें और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत बनाए और उस विद्युत की मदद से जल को हम हाइड्रोजन ईंधन में तोड़े, ठीक है ना, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बनेगा, इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन मतलब ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हरित हाइड्रोजन। पेपर में प्रश्न हमेशा हरित हाइड्रोजन ही पूछा जाएगा अभी भी, लेकिन क्या पता आगे आने वाले सालों में पिंक हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, है ना, इस तरह के हाइड्रोजन आ जाए। और मान लो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, में सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा का उपयोग करें, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा का उपयोग करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा का उपयोग करें और इसकी विद्युत जो बन रही है उसकी मदद से जल से अगर हम हाइड्रोजन ईंधन बनाने का कार्य करें, तो इसको हम कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं येलो हाइड्रोजन। इसको हम कहते हैं येलो हाइड्रोजन। यह है हमारा येलो हाइड्रोजन। यानी सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन सा पावर सोर्स किए हैं, विद्युत सोर्स किए हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराकर बनाने के लिए, उसी हिसाब से हर किसी के सामने वो चीज़ लिखी गई है। ठीक है, दो चीज़ें और बतानी है आपको। ठीक है, समझिएगा क्या है। अगर यहीं पर देखिएगा, अगर हम मीथेन को ले लें, यहाँ देखना, अगर हम मीथेन को ले लें, है ना, मीथेन गैस, हर किसी को पता होगा मीथेन गैस। ठीक है, अगर हम मीथेन गैस ले लें, मीथेन गैस को ले लें, पता है मीथेन गैस से भी हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम मीथेन ले लें और मीथेन से हाइड्रोजन बनाए, समझिएगा, हाइड्रोजन बनाए, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसका नाम है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस। बेटा इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये देखो, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस।
स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, शॉर्ट में SMR कहते हैं, SMR कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्रिया है तो प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाएगा, और इसके लिए एक संयंत्र होता है जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मर, यानी ये प्रक्रिया एक रिफॉर्मर के अंदर कराई जाती है, एक रिफॉर्मर के अंदर कराई जाती है। तो उस रिफॉर्मर के अंदर हमने क्या किया, मीथेन को लिया, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग जैसी प्रक्रिया की, और वहाँ से हमने हाइड्रोजन का निर्माण किया। इस पूरी प्रक्रिया में CO2 का भी निर्माण होता है। ओके, आपको ये नहीं जानना स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ नाम सुनिएगा। यहाँ स्टीम मीथेन एक रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। मीथेन से हमने हाइड्रोजन बनाया, बात समझ में आ गई, ठीक है, रिफॉर्मर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जरा समझिएगा, जो CO2 निकला आपको दिख रहा है, सर ये तो पर्यावरण प्रदूषण है, रुको ना, यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहला, हम इन CO2 को क्या करें, अवशोषित करें, तरीका होता है, तकनीकी होती है, अवशोषित करें, एकत्रित करें और CCUS कर लें। हाँ सर, CCUS अभी आप बताए थे, कार्बन कैप्चर यूजेस एंड स्टोरेज, क्या कहते हैं, कार्बन कैप्चर, कार्बन को कैप्चर कर लेना, ग्रहण कर लेना, यूजेस है ना, यूजेस एंड स्टोरेज है ना, उसको स्टोर करके प्रयोग में लाना। मैंने अभी बोला था, हाँ सर आपने अभी बोला था, आग को बुझाने वाला अग्निशमन जो यंत्र होता है, अग्निशमन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, जो उसके अंदर गैस भरी होती है, CO2 होती है, इस तरीके से CO2 हवा में निकलने नहीं पाएगा। और अगर आपने CO2 से वातावरण में नहीं निकलने दिया, तो उस केस में जो हाइड्रोजन यहाँ इस प्रक्रिया में बन रहा है, उसको हम कहते हैं बेटा ब्लू हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही CO2 अगर वातावरण में मुक्त हो जाता है, अगर वातावरण में मुक्त हो जाता है और ये इन्वायरमेंट के लिए एक प्रदूषण बनता है, तब हम इसी हाइड्रोजन को फिर हम क्या कह देते हैं, इसी को फिर हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। बस डिफरेंस कुछ नहीं, प्रक्रिया दोनों सेम है, बस एक में क्या करते हैं, CO2 को वातावरण में नहीं आने देते हैं, और दूसरे में CO2 को वातावरण में जाने देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा काम होता है हाइड्रोजन बने, कहानी खत्म। तो यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं और यहाँ पे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर? तो एक पे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं, दूसरे पे हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। ये पूरी कहानी है, ठीक है, ये पूरी कहानी है जो आप यहाँ समझ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ये पूरी कहानी है जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखो, लेकिन हमें अपने परीक्षा उपयोगी क्या जानना है, हमें अपने परीक्षा के लिए तो ये पढ़ना है ना, हमें किसी और चीज़ से क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, आपको कुछ पता नहीं है यूपीएससी कहाँ तक जा सकता है। और यूपीएससी ने, अभी मैंने आपको बोला 2023-24 में है ना, 24 में दो प्रश्न ग्रीन हाइड्रोजन पे पूछ चुका है, 2 प्रश्न हरित हाइड्रोजन पे पूछ चुका है। तो इसको ठीक से सुनिए, ठीक से जानिए, परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़, ठीक है, ये परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर एवरीवन? चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट, डन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन का क्या महत्व है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन कौन लेकर, आपको पता भारत में एक मंत्रालय है जिसका नाम है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नव और या एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये भारत की एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, जो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्य कर रहा है। तो ये भी एक तरह से क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा ही के अंतर्गत रखा जाएगा, एक टारगेट बनाया गया। अब एक बात बताऊं, जहाँ जहाँ आप कोयले का उपयोग करते हैं, हर उस जगह पर जहाँ कोयले का उपयोग करते हैं, आप इस हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं ईंधन बनाने, इस हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, बनाओ ना इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी, बनाओ इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी। भाई कोयला भी जला था, ऊष्मा निकली थी, ऊष्मा से बिजली बनाते हैं, तापी संयंत्र। यहाँ पर हाइड्रोजन से गर्म करो, ऊष्मा निकलेगी, उसमें से बिजली बना लो। हमें ऊष्मा चाहिए बस बिजली बनाने के लिए। अब ये ऊष्मा चाहे कोयले से आए, या ऊष्मा चाहे हाइड्रोजन से आए, या किसी चीज़ से आए, लेकिन हमें ऊष्मा चाहिए। तो यहाँ पर ऊष्मा किससे मिली, हाइड्रोजन से। आपको पता है जैसे स्टील प्लांट होता है, स्टील संयंत्र, यहाँ पर स्टील बनाते हैं, वहाँ पे भी हमें कोयला चाहिए होता है उसको तपाने के लिए। लेकिन कोयला अगर जलाते हो तपाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, तो भाई साहब वहाँ भी अच्छा खासा प्रदूषण होता है। तो क्या किया जाए, आप बताओ क्या किया जाए। सर कुछ नहीं, हाइड्रोजन यूज़ में ला दो ना, हाइड्रोजन को यूज़ करो तपाने के लिए,
स्टील संयंत्र में, बहुत सही, आप समझ गए, इससे प्रदूषण भी नहीं होगा। वो जो पाइप वाइप से घरों घरों में पता है पीएनजी आती है, आपको पता है मेरे घर में, मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरे अपार्टमेंट में क्या, मेरे सारे जगह पे जो मेरा पूरा अपार्टमेंट है, मेरे अगल बगल के सारे अपार्टमेंट में लोग एलपीजी प्रयोग में नहीं लाते, पाइपलाइन से होकर ये गैसेस घरों घरों तक आती हैं। तो जो पाइपलाइन से होकर गैसेस घरों घरों में आती है ना, उसमें हाइड्रोजन ईंधन मिला सकते हैं और इसके द्वारा हाइड्रोजन को पंप वम्प से या ट्रकों से आप कहीं पैदा करके दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं 2019 में एक प्रश्न आया यूपीएससी में, प्रश्न पूछा था हाइड्रोजन सीएनजी के नाम से। ये आप देखोगे 2019 के प्रीलिम्स में मिलेगा, पेपर आप किताब से लगाओगे आपको दिखेगा। 2019 में एक प्रश्न आया यूपीएससी में हाइड्रोजन सीएनजी के नाम से, तो शॉर्ट में इसको एससीएनजी कहते थे। क्या हुआ था आपको बताऊं कि दिल्ली में है ना, मतलब दिल्ली में जो सीएनजी गाड़ियां हैं, जो सीएनजी बसेस है, इन सीएनजी में हाइड्रोजन ईंधन को मिलाया गया था। 20% हाइड्रोजन ईंधन और लगभग 80% जो था वो सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर रखा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो मीथेन वाली गाड़ी है ना, मतलब सीएनजी गाड़ी से मीथेन है, उसमें 20% तक, 18 से 20% तक हाइड्रोजन मिलाया गया। हाँ, इंजन वही है, इंजन नहीं बदल रहे हैं, पर उसमें 20% मिलाकर ट्रायल किया था। ये पूरा जो रिसर्च कार्य है वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर किया था। उस समय दिल्ली सरकार में कौन था, केजरीवाल सरकार थी, और एक ट्रायल चल रहा था कि इस तरह की अगर हम चीज़ों को ईंधन को मिलाकर अगर सीएनजी गाड़ियों में यूज़ करें, आप विश्वास नहीं करोगे 80% के आसपास जो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रदूषणकारी गैसेज जो थोड़ा बहुत मीथेन के जलने से निकल भी रही थी वो कम हो गई, और इसकी जो दक्षता है ऊष्मा जनित करने की बढ़ गई थी, तो इसका माइलेज भी अच्छा हुआ था। सिर्फ एक ही निगेटिव था इसका, क्या, ये थोड़ा महंगा था। ये प्रश्न आपके पेपर 2019 में आया है। इसका मतलब सीधा है कि हाइड्रोजन जैसे ईंधन को हम विकल्प के रूप में भी तैयार कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आप सीएनजी के साथ मिला के यूज़ में ला रहे हैं, पाइपलाइन से होकर आप इनकी सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छा विकल्प तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले भविष्य में। भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और दुनिया का एक प्रेशर भी है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन एक विकल्प के रूप में है। इससे आप ऊष्मा बनाकर इलेक्ट्रिसिटी तो बना सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषणकारी गैसें भी नहीं आने वाली हैं। इसका सीधा मतलब है, आप समझ रहे हैं, यह पर्यावरण फ्रेंडली होगा, और ये भारत के लिए नहीं, इस तरह की चीज़ें विश्व के लिए वरदान सिद्ध होंगी। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है यहाँ पे किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट, मतलब संदेह होना चाहिए, ठीक है। अब आपको हम लिए चलते हैं, तो हाइड्रोजन को आप कैसे सप्लाई भेज सकते हैं सर? पाइपलाइन से भेज सकते हैं, ट्रकों से होकर किसी दूसरी जगह तक पहुँचा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़िए, कहानी आती है, अब हम इसके तथ्यों पर जाते हैं। एक बार हमने आपको इसका बैकग्राउंड दे दिया, सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझा दिए। क्या है पूरा तथ्य, जरा समझना। कहानी आती है 4 जनवरी 2023 को, शायद मैंने फरवरी बोला था, नहीं, वो 4 जनवरी 2023 की कहानी है। 4 जनवरी 2023 को लगभग 19,744 करोड़, लगभग 19,744 करोड़ का एक व्यय जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूचना में आता है, और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय हरित मिशन के नाम से, है ना, हरित हाइड्रोजन मिशन आप कह सकते हैं, को मंजूरी दी गई, जहां पर बोला गया कि 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। असल में आपको बताऊं तो हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है साइट प्रोग्राम, ठीक है। साइट का अगर आप हिंदी में नाम देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप, इंग्लिश में कहते हैं साइट, SIGST, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स बना रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर्स मैंने बोला था एक ऐसे संयंत्र होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है, और फिर जाकर क्या तैयार होता है, ग्रीन हाइड्रोजन।
तो ये हो सकता है आपके पेपर में आने वाले सालों में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइट जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, जो भारत में चलाया गया है, इसका पीछे उद्देश्य क्या है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह बनाएं, या कह लो कि हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्य करने के लिए इस तरह के कार्यों की शुरुआत भारत में की गई है। इस तरह की चीज़ें याद रखिएगा। अब जैसे बहुत जगह पे हम हाइड्रोजन का उपयोग किसी इस्पात इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, गतिशीलता किसी गाड़ियों के अंदर हम हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। जहाजरानी जो पानी वाले जहाज होते हैं उनमें भी डीजल की जगह हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। विकेंद्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोग, डिसेंट्रलाइज एनर्जी। अब डिसेंट्रलाइज मतलब हाइड्रोजन को चारों तरफ हम यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी ऊर्जा तो एक जगह बड़े लेवल पे लगाए, नहीं, इसको पार्ट लोगों को दे दो, अपना अलग अलग जगह पे यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमास से भी हाइड्रोजन उत्पादन कर सकते हैं, पेड़ पौधों वगैरह से भी हाइड्रोजन का उत्पादन, इसका भी अपना तरीका है, ठीक है। हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए पायलट परियोजनाएं जो है, ठीक है, पायलट परियोजना जो है के रूप में, है ना, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी परियोजनाएं समय के साथ और आगे आने वाली हैं, ठीक है। अब हरित हाइड्रोजन हब बनाए गए हैं, केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न तरह के हरित हाइड्रोजन से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्य किए जाएंगे, ठीक है। अनुसंधान और विकास कार्य किए जाएंगे। बाकी आपको बता ही दिया है, इसमें कुछ चीज़ें और आई हैं। कुल 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश होने की संभावना है 2030 तक, जो तत्वों के आधार पर देख सकते हैं। और कहते हैं कि लगभग 2030 तक 6 लाख लोग इससे रोजगार मिलेगा इनको। तो 2030 तक लगभग 6 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल सकेगा। बाकी किस किस इंडस्ट्री में होगा वो आपको बता ही दिया, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि आने वाले 2030 तक इस तरह की चीज़ें लग जाने से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के जो हम जीवाश्म ईंधन बाहर कंट्री से आयात करते हैं वो बंद हो जाएगा, और देश होगा अच्छा खासा पैसा बचा पाएगा, ठीक है, जिसको राष्ट्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। सड़कें बनाई जाएंगी, बिल्डिंग बनाई जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस किए जाएंगे, इन सब चीज़ों में उसका व्यय होगा। तो ये है पूरी कहानी जो आप देख सकते हैं। बाकी इन्हीं चीज़ों को दोबारा फिर रिपीट किया गया है जो आप देख सकते हैं। और जो मंत्रालय है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको हम MNRE कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे बात किया जाए, ठीक है। आपको काम की चीज़ें मैंने सारी बता दी, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स के अंदर मैंने कुछ चीज़ें दी हैं जब मैं आपसे कहूँगा पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द कंसेप्ट्स। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। धैर्य से सुनना सारे टॉपिक्स को, और एक बार में अगर चीज़ें न बहुत ज़्यादा क्लियर हो, एक बार और सुनना। रीज़न है क्योंकि ये ऐसा विषय है जो आपने शुरू से सुना नहीं है। आपके घरों में इतिहास पे बातें हुई हैं, भूगोल पे बातें हुई हैं, इकोनॉमी पे बातें हुई हैं, लेकिन आपके घर में विज्ञान तकनीकी में ऐसा नहीं है। मैंने सुना आपके पिताजी ग्रीन हाइड्रोजन पे बात कर रहे हो, किया है क्या? नहीं, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है। समाज में इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें की डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए ये विषय आपके लिए पहली बार है। काफ़ी लोग इन चीज़ों को पहली बार सुन रहे हैं, ओके, काफ़ी लोग इन चीज़ों को पहली बार सुन रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है सतत विमानन ईंधन, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सिंथेटिक एविएशन फ्यूल भी कह सकते हैं, जो कि संश्लेषित होता है। ये प्रकृति में नहीं पाया। जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें हम सिंथेटिक या संश्लेषित कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति में नहीं होती, इन्हें बनाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। एक रिपोर्ट आता है 2024 के आसपास, और जो रिपोर्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, उनका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट ये आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कि हम आगे आने वाले भविष्य में, ठीक है ना, पूरी दुनिया को जैव ईंधनों का प्रयोग वायुयान के अंदर जो ईंधन होता है उसमें मिलाकर प्रयोग में लाना है। ICAO एंड कॉर्सिया करके ऐसे कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्थाएं हैं जो ये बात कहती हैं कि पूरी दुनिया को अब पूरे एविएशन सेक्टर में, जो वायुयान सेक्टर है ना, उसमें अब जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है, एविएशन फ्यूल जिसे कहते हैं, उसमें हमें जैव ईंधन को मिलाना होगा। और 1% से शुरुआत करनी है 2027 से। कहाँ शुरू करनी है? 2027 से, ये बोली जाती है बात। तो जब 2027 से 1% मिलाकर प्रयोग में लाना है,
ठीक है ना। तो ये बात भारत में भी होगी। भारत में आपको बताऊं NBCC है। भारत में क्या है? NBCC। NBCC क्या होता है? नेशनल बायोफिल कोऑर्डिनेशन कमेटी। नेशनल बायोफिल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, समझते जाना। भारत में क्या है? नेशनल बायोफिल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, NBCC। जो भारत में बायोफ्यूल नीति है, जैव ईंधन नीति, जो 2018 में है, जो हमने पीछे के लेक्चर में बात किया था। लेक्चर क्रम से सुनिएगा, बीच में कोई भी कूदिएगा नहीं, आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो भी लेक्चर है वो एक क्रम में चल रही है, उसको सीक्वेंस मत तोड़िएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक समिति जो बनाई गई भारत में, इसी समिति को जिम्मेदारी दी गई कहाँ? भारत की जैव ईंधन नीति की, कि जो हमारे भारत की जैव ईंधन नीति जो हमने बनाई है 2018 में, जिस टारगेट को लेकर, जिस मकसद को लेकर कि E10 की उपयोग 2022 से शुरू करेंगे, E20 का उपयोग 2025 से शुरू करेंगे, सच में वो चीज़ें समय के हिसाब से आगे उपयोग में लानी है, प्रयोग में लानी है। ये पूरी कहानी। अब क्या किया जाएगा? तो ठीक है, अब ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कमेटी है, जो समिति है ना, जो कमेटी है, जो समिति है, फाइनली डिसीजन लेती है, ठीक है, आगे चलकर बायोफ्यूल नीति के अंतर्गत क्या डिसीजन लेती है? लेती कि भाई हमारे भारत में भी है ना 1% है ना, 1% क्या होगा? जैव ईंधन को, 1% जैव ईंधन को मिलाकर हम 2027 से प्रारंभ करेंगे। 1% जैव ईंधन को हम मिलाकर उसको प्रयोग में लाएंगे, किसमें? एविएशन फ्यूल के अंतर्गत, ठीक है। और सबसे पहले जो एविएशन यानी वायुयान है जिसमें हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक है, वो जो वायुयान होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय वायुयानों में, इंटरनेशनल एयरप्लेन्स या फ्लाइट्स, अंतर्राष्ट्रीय वायुयानों में ये बात बोली जाती है कि हम 1% जैव ईंधन को मिलाकर प्रयोग में लाना प्रारंभ करेंगे, 1%। और फिर बोला जाता है कि भाई इसी को 2% कर दिया जाएगा जैव ईंधन को 2028 में आते आते। तो 2028 में आते आते 2% कर दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायुयानों में इसको मिलाकर प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। ये न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है। जैव ईंधन क्या होते हैं सर? अच्छी तरह पता है, कल आपने बता दिया था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, वेरी गुड। और इनके रॉ मटेरियल क्या होता है? इनका कच्चा माल क्या होता है सर? वो भी बता दिया था। प्रोटीन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया बात? कच्चा माल, प्रोटीन नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। महंगा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने बता दी एग्जैक्टली। ये प्रश्न आपके पेपर में 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। फिलहाल ये प्रश्न जो पूछा गया है वो उस समय का समसामयिकी है, लेकिन अभी 27 आया नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये आपके समसामयिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में भी। मुझे लगता है आप में से किसी को यहाँ तक कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो पूरी कहानी ज़रूर, ये पूरा कंटेंट क्या है इस चीज़ को ज़रा समझो। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति यानी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये कमेटी साफ साफ कहता है कि हम लोग एक सतत विमानन ईंधन को मिलाकर प्रयोग में लाएंगे, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को, ठीक है। और जो विमान के अंदर जो टरबाइन ईंधन होता है ना, उसमें हम लोग इसको मिलाकर प्रयोग में, ठीक है, लाओ। और यह निर्णय कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अभी बोला था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा जिसको हम कहते हैं कॉर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशंस, ठीक है ना। इन दोनों ने इसको अनिवार्य बनाया है पूरी दुनिया में और बोला है 2027 से इसे
प्रभावी करना है। तो ठीक है भाई, हमारे भारत में हमारी जो कमेटी है जो जैव ईंधन को लेकर नियम कानून मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए लागू, इन्होंने अपना लिया है और न्यूज़ आया है कि भाई अब हम, ठीक है ना, अब सुनिएगा, इसको आगे बढ़ते हैं। क्या बोला कि अब हम भारत में 2027 से 1% सिंथेटिक एविएशन फ्यूल SAF को के मिश्रण को शुरुआत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करेंगे, और जिसे 2028 में 2% तक पहुंचा देंगे, जिसे 2028 तक 2% तक पहुंचा देंगे। ये है पूरी की पूरी कहानी। अब सिंथेटिक एविएशन फ्यूल कैसे बनेगा? तो ठीक है, जैसे बायोमास है, राइस है, अनाज है, बेकार लकड़ियां हैं, मक्का है ना, ये सब चीज़ों से हम क्या करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। इसके बारे में निर्माण कार्य मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। ठीक है, फ़ायदा क्या है? पर्यावरण को सुरक्षा होगी एक विकल्प के रूप में, है ना, ये सारी चीज़ें। उत्सर्जन में कमी आएगी, कार्बन पदचिह्न में कमी होगी। कार्बन पदचिह्न हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट को। जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकलता है उससे वातावरण में क्या समस्या होती है, उसकी एनालिसिस, उसको समझना कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। नकारात्मक कार्बन पदचिह्न होगा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले निकल रही थी वो कम हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, भविष्य के उत्सर्जन की भरपाई होगी, तो भविष्य में जो उत्सर्जन होने वाला था मतलब वो कम हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट पुनर्चक्रण होगा, जैसे बहुत सारे बायोमास, पेड़ पौधे, पत्तियां हैं, इस तरीके से उपयोग में लाए जाएंगे, उनसे एथेनॉल वगैरह बनाकर उपयोग में ला दिया जाएगा, तो अवशिष्टों का एक पुनर्चक्रण भी हो। इसी क्रम में बोला गया कि हम सिंथेटिक पेट्रोल का भी निर्माण करें, जिसे सिंथेटिक ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी एक तरल और गैसी ईंधन है जो सिंथेटिक गैस से प्राप्त होता है। जो सिंथेटिक गैस था उसको कंडेंस कर लीजिए, वो सिंथेटिक तेल बन जाता है। ठीक है, यही पूरी कहानी है। फिलहाल इस पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है सिर्फ SAF पर, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर। इसी बीच एक न्यूज़ आता है कि भारत की एक सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली, जिसको अंग्रेजी भाषा में आप कहते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बनाया गया है। यानी एक बहुत बड़ी बैटरी, आकार वाइज नहीं, आकार के अनुसार नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के हिसाब से सबसे बड़ी इस बैटरी का निर्माण किया गया है। और इस बैटरी के अंदर के पावर को जनित करने के लिए सौर उपकरणों का उपयोग किया गया। तो सौर उपकरणों के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाएगा और पूरा का पूरा बैटरी बड़े स्तर का होगा, सबसे बड़े स्तर का। ये कहाँ है? राजनंदा गांव एक एरिया है छत्तीसगढ़ में। तो ये थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा, पर इतना महत्वपूर्ण यह प्रश्न है नहीं, है ना। यूपीएससी तथ्यों पर प्रश्न नहीं पूछता है। तो छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव जो एरिया है वहाँ पर इसको स्थित किया गया है। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव क्षेत्र में इसको लगाया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ठीक है ना। तो एक तरह से अब ऐसे ऐसे बैटरी भी निर्मित किए गए हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को संग्रहित करके रखा गया है, और ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम विभिन्न तरीक़ों से प्रयोग में ला सकते हैं। ये है पूरी कहानी। ठीक है, ये है पूरी कहानी। अब इसे ऊर्जा को ऐसा कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी इसको वहाँ की राज्य सरकार जो होगी वो खरीदेगी। तो ठीक है, एक तरह से खरीदेगी, बेचेगी, प्रयोग में लाएगी, अपना कार्यालय चलाएगी, कुछ भी चलाएगी। इलेक्ट्रिसिटी तो हर चीज़ किसी को चाहिए ना। फाइन, अब यहीं लगे हाथों हम लोग एक नए कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है गुरुत्व बैटरी। समझना, कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और परीक्षा उपयोगी भी है। ठीक है, और परीक्षा उपयोगी भी है। क्या है पूरा कंसेप्ट समझिएगा गुरुत्व बैटरी का। गुरुत्व बैटरी को समझाने के लिए पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देता हूँ। गुरुत्व बैटरी पे एक प्रश्न 2024 में पूछा भी जा चुका है। गुरुत्व बैटरी अभी आगे वाले समय में आपको बहुत बार सुनाई देगा, क्योंकि गुरुत्व बैटरी पर अभी काम चल रहा है। NTPC आपने सुना होगा, भारत का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कंपनी है, उसका स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है EVX करके आती है। ओके, उसके साथ एक करार हुआ है, एक डील हुआ है कि कमिंग भविष्य में भारत में एक ग्रेविटी बैटरी बनाई जाएगी, गुरुत्व बैटरी का निर्माण किया जाएगा। तो आने वाले भविष्य में गुरुत्व बैटरी का निर्माण किया जाएगा और इसके माध्यम से विद्युत निर्माण होगा भारत में। ठीक है, और यहाँ पे प्रदूषण होता है 0 के बराबर। और इस तरह की बैटरी अगर बनाई गई भारत में, आगे आने वाले समय में 50-50 साल तक ये विद्युत दे सकेगा।
तो 50-50 सालों तक यह विद्युत आपको दे सकेगा। यही है पूरी कहानी जो हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा ठीक से समझिएगा, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें आपको सीखने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे काफ़ी लोगों ने आटा चक्की देखा होगा। आटा चक्की से ही इस कंसेप्ट को समझाना बहुत आसान होता है, ठीक है। आटा चक्की से इस कंसेप्ट को समझाना बहुत आसान होता है, ठीक है। अच्छा, आटा चक्की से भी पहले मैं आपसे एक बात करूँगा। आप लोग गियर वाली साइकिल तो समझते हैं ना, जिसमें गियर लगा होता है। देखिए, जो नॉर्मल साइकिल होता है, अगर उसमें हम एक पैडल देंगे, एक पैडल जैसे हम देंगे, वो भैया मान लो 7-8 चक्कर उसका पहिया जो होता है घूमता है। उसकी जो पहिया या व्हील होता है मान लो 8 टाइम घूमता है। एक बार एक पैडल देने से वो 8 बार मान लो घूमा, और उसी समय अगर हम गियर लगा दें तो हो सकता है वो 80 बार घूम जाए। तो गियर ने क्या किया? गियर ने जो व्हील थी उसकी गति को कई गुना बढ़ा दी। हमारी ऊर्जा उतनी ही थी जितनी मैंने पहले लगाई थी, लेकिन जो पहिया था, जो पहले 10 बार चलता था, वो अब 100 बार चल रहा है। ये फ़ायदा हुआ गियर बॉक्स का। कुछ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। धीरे धीरे आप समझिएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और समझ में आएंगी कि विज्ञान कितने कमाल का विषय है। विज्ञान कितने कमाल का विषय है, और इस विज्ञान से आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आती है, जरा ध्यान लगाइएगा। देखो इधर देखो, मान लो आटे की चक्की की तरफ आपको लिए चलते हैं। मान लो दोस्त, ये एक बड़ा पहिया है, ये एक बड़ा व्हील है, ठीक है, आटे की चक्की में, और ये एक छोटा व्हील है, ये एक छोटा व्हील है। ये बड़ा व्हील और छोटा व्हील ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ठीक है, ठीक है। ये दोनों एक पट्टे से जुड़े हुए हैं। ये एक पट्टा है जिस पट्टे से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक बैंड बोल लीजिए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मान लो जरा ध्यान देना, ये अगर एक बार घूमता है तो भाई साहब ये लगभग मान लो 100 बार घूम जाता है। अब आपको सर ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे, इधर देखिए, है ना, इधर कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे। ये देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया इसका केंद्र हो गया। मान लो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक घूमा। भाई साहब जब ये यहाँ से यहाँ तक घूमा, इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। ये छोटा व्हील है। जब यहाँ से यहाँ आया, एक चक्कर और घूम गया। जब यहाँ से यहाँ आया, एक चक्कर और घूम गया। यहाँ से यहाँ आया, एक चक्कर और घूम गया। जब इसने एक चक्कर लगाया, इसने 100 चक्कर लगा दिया। कहानी है यही। हम कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होकर ही हम लोग बात करने वाले हैं। क्या? ग्रेविटी बैटरी। धीरे धीरे समझिएगा। और मान लो ये जो पहिया है, ये एक टरबाइन है मित्र। मान लो क्या है? ये एक टरबाइन है, और अगर ये तेजी से घूमा, मतलब टरबाइन तेजी से घूमा, और टरबाइन तेजी से घूमा, तो इसको भौतिकी विज्ञान में कहते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यहीं पर हम लगा देंगे क्या? डायनमो। क्या लगा देंगे? डायनमो। डायनमो एक संयंत्र हो गया। डायनमो क्या करेगा? डायनमो क्या करेगा? इस यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा विद्युत ऊर्जा में। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत आता है कि ऊर्जा को हस्तांतरित करने में, एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने में बहुत सारे संयंत्रों का उपयोग होता है। तो उसमें डायनमो का उपयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, ठीक है। डायनमो का उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब यहीं पर मान लो, है ना, ये एक बिल्डिंग है। समझिएगा धीरे धीरे, कंसेप्ट धीरे धीरे समझिएगा। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, ठीक है, और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक बात बता दूंगा, मेरी क्लास में टाइम पास वाली क्लास नहीं है, सीरियस क्लास है। बहुतों को आईएएस बनाया है, बहुतों को अभी बनाना है, और याद रखिएगा मुझे सीरियस विद्यार्थी चाहिए, समय पास करने वाले नहीं, किसी सोशल मीडिया पर सुनकर आए और मेरी क्लास सुनने वाले लोग नहीं। सच में जो अंदर से चाहते हैं आईएएस बनना, और आईएएस के नीचे कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या किया, मान लो एक बिल्डिंग है, गॉट इट। ये मान लो एक बिल्डिंग है दोस्त, इधर देखो, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर मैंने एक ब्लॉक लटका दिया। गुटखा बोल लो, पर गुटखा मत बोलो, गुटखा मत बोलो, आप इसको ब्लॉक बोलो, ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको ब्लॉक ही अब सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक शब्द का ही उपयोग बार बार हुआ। ब्लॉक लगा दिया, ओके।
यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, मान लो एक अच्छा खासा भार का एक ब्लॉक है, अच्छे खासे भार का एक ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, इसको ना इससे जोड़ दिया है, इसको इससे जोड़ दिया है, और ये ना ऊपर होल्ड करके रोका गया है, यहाँ पे रोका गया है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा है जो स्थैतिज है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिज ऊर्जा, इसे कहते हैं स्थैतिज ऊर्जा, इसे कहते हैं स्थैतिज ऊर्जा, यानी इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये क्या है? ये स्थैतिक ऊर्जा है, स्थैतिज बोलिए या स्थैतिक बोलिए, जो भी है, ये स्थैतिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, ये चीज़ नीचे की तरफ लटकी हुई है, क्यों? गुरुत्व के कारण, ये गुरुत्व बल की वजह से। और इसको अगर हम छोड़ें, जो कि एक इस रस्सी से जुड़ी, जब हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे बहुत तेजी से आएगी। जब ये बहुत तेजी से आएगी तो ये घूमेगा, ये जितना तेजी से घूमेगा उसका कई गुना तेजी घूमेगा, वो कंसेप्ट हम आपको समझा चुके हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसी कंसेप्ट को हम गुरुत्व बैटरी कहते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टोर होके पड़ी हुई है, जैसे ही ये गिरेगा इधर इलेक्ट्रिसिटी बननी शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। तो मेरे ख्याल से आप पूरे कंसेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समय के साथ बदलता रहूँगा, ठीक है, आप देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे सर एक बार गिर गया तो बिजली तो बंद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक क्रम में लगाया जाता है। कैसे? मान लो एक ये है एक ब्लॉक, ऐसे ही यहीं दूरी पर एक और ब्लॉक लटकाया गया है, वहीं दूरी पर है ना, थोड़ी दूरी पर एक और ब्लॉक लटकाया गया है, एक सीरीज ऑफ ब्लॉक लगा होता है। ये गिरेगा, फिर ये गिरना शुरू होगा, ये गिर जाएगा, ये गिरना शुरू होगा, तब तक ये उठ चुका होगा, तो एक ऑर्डर में गिरता शुरू हो जाएगा, गिरना उठना चलता है। ओके, एक ऑर्डर में गिरना उठना चलता है। क्लियर एवरीवन? तो एक ऑर्डर में गिरना उठना चलता है। अच्छा, इसको उठाने के लिए यहाँ पर सौर ऊर्जा है, इसको उठाने के लिए यहाँ पर पवन ऊर्जा है। आप पूछोगे ना सर एक बार गिर गया तो ऊपर कैसे जाएगा? तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा की मदद से, मान लो एक बैटरी है, ये बैटरी चार्ज होगी, और ये बैटरी चार्ज होगी इसकी ऊर्जा से, इलेक्ट्रिसिटी से, ये ऊपर उठेगा। कुछ ऊपर उठते जाएंगे, कुछ गिरते जाएंगे, कुछ ऊपर उठते जाएंगे, कुछ गिरते जाएंगे, और ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, इसको यूज़ कर लें, ये क्यों कराया जाए? तो यहाँ पे एक लॉजिक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो नॉट कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है, ये लगातार ऊर्जा नहीं है। जैसे मान लो सूर्य की रोशनी कभी आई, बैटरी चार्ज हुआ, कभी चली गई, बैटरी चार्ज नहीं हुआ। कभी सूर्य की रोशनी कम है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है अच्छे से, कभी सूर्य की रोशनी ज़्यादा है, बैटरी चार्ज हो रही है अच्छे से। हाँ सर, समझ में आ गया। यानी ये लगातार ये ऊर्जा जनित नहीं होती है, लेकिन बैटरी तो बन रही है ना, पावर तो बन रहा है ना, इकट्ठा तो हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है ना, अगर हम देखें यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है ना, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का कंसेप्ट जो है, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इक्वल, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। तो यहाँ जो ऊर्जा से हमने जो इसको उठाया है और यहाँ जो ऊर्जा हमने बनाया है, दोनों में ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे नाभिकीय ऊर्जा है, थोड़ा सा यूरेनियम से मैसिव पावर जनरेशन हो जाता है, एटम बम, तो वो चीज़ यहाँ पर भी उसी तरीके से थोड़े से पावर से मैसिव पावर जनरेशन हो जाता है। ये एक कंसेप्ट है जिसको हम ग्रेविटी बैटरी के नाम से जानते हैं। अब ग्रेविटी बैटरी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे व्हीकल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे व्हीकल बनाए जा सकते हैं मैं आपको और दिखाता हूँ। आपको मैं कुल 4 पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। ये हटाता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ दूसरे पिक्चर की तरफ आते हैं। दूसरे पिक्चर में मैंने क्या किया, एक चीज़ समझो, मैंने किया, मान लो, ठीक है, मान लो ये एक क्षेत्र है ना, जो कि झारखंड में है ना, जहाँ पर अच्छा खासा कोयला निकाला जाता है। तो झारखंड है जहाँ से हम कोयला निकालते हैं ज़मीन से। तो जब कोयला निकालते हो तो अच्छा खासा गड्ढा रह जाता है, कोयला निकालते हो अच्छा खासा गड्ढा रह जाता है। तो जब आप कोयला निकालते हो तो अच्छा खासा गड्ढा यहाँ पर रह जाता है, ओके, अच्छा खासा गड्ढा यहाँ पे रह जाता है। अब कहानी क्या है, कहानी क्या कहती है, इधर देखो, कहानी कहती है एक काम करो, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दो, देखना यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दो,
यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दो, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दो, ठीक है, और इन सबको जोड़ दो। किससे? इससे जोड़ दो, ठीक है ना। ये यहाँ तक गिर चुका है, ये चल रहा है, ये गिर रहा है, ये चल रहा है, गिरने की तैयारी है, चल रहा है। जब तक ये यहाँ गिर चुका है तब तक ऊपर आ चुका है, जब तक ये नीचे आएगा ऊपर जा चुका होगा। एक सीरीज में चीज़ें चल रही होंगी और इस वाले पावर से क्या होगा, इस ब्लॉक को उठाया जाएगा। ये कोयले की खान वाला कॉन्सेप्ट है। सही बात है, कोयले की खान से कोयला निकाल दिया गया, जगह खाली पड़ा है इन एरियाज में, तो जाइए ना इसको लगाइए ना, जो जाइए ना इसको लगाइए ना, यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जाइए इसको लगाइए, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये एक दूसरा उदाहरण हो गया किसका, ग्रेविटी बैटरी का। क्लियर, ये हो गया आपको दूसरा एग्जांपल ग्रेविटी बैटरी का। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे सुनते जाइएगा। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, ठीक है। इधर देखो, आगे की तरफ चलते हैं। ये 2 हो गया। अगला उदाहरण धीरे धीरे देखते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ कंपनीज हैं दुनिया में, है ना, जो क्या कर रही हैं, ऐसे एक ब्लॉक की सीरीज लगा रही हैं। समझिएगा, ऐसे एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, एक और ब्लॉक है, ऐसे पूरी एक सीरीज लगा रही हैं, ऐसे पूरी एक सीरीज लगा रही हैं, ऐसे पूरी एक सीरीज लगा रही हैं, ऐसे पूरी एक सीरीज लगा रही हैं। ये पूरा एक ब्लॉक 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 लगा है। देखा जैसे बिल्डिंग बनती है, तो बड़ा एक पत्थर ब्लडर टाइप का लगा दिया, अरेंज करते बिल्डिंग टाइप, लग रहा है बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नहीं है। एक एक टुकड़ा मान लो 200 400 किलोग्राम का है, 500 किलोग्राम का है, ठीक है। यहाँ वो नहीं, एक लोहे की होता है, क्या बोलते हैं उसका पूरा, जो यहाँ पे जो बिल्डिंग नहीं बनती 10वीं माला 14वीं माला, तो उठा के ऊपर ले जाता है, फिर ऊपर से गिराता है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से एक एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, एक एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, एक एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, यहाँ से एक एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, एक एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, एक ब्लॉक को लेकर गिराया जाएगा, एक गिराया जाएगा और उठाया जाएगा। और जब ये गिराया जाएगा, ये हिस्सा चलेगा, बिजली बनेगी, और इसको उठाने के लिए ये ऊर्जा है ना, इसको उठा के ऊपर कर देगी। इसको हम कहते हैं ब्लॉक लोअरिंग सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लोअरिंग। ब्लॉक को गिराना, एक ऐसी प्रणाली जहां पर ब्लॉक को गिराते हैं और बिजली बनाते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं ब्लॉक लोअरिंग सिस्टम। तो बहुत सारे तरीके हैं ग्रेविटी बैटरी। और किसकी वजह से गिरता है, गुरुत्व की वजह से। और गुरुत्व की वजह से क्या चलता है, टरबाइन चलता है, इससे क्या होता है, विद्युत निर्माण होता है। यही है पूरी कहानी। मेरे ख्याल से आप सिंपल भाषा में सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे आ जाओ मित्र, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आपके पेपर में आया था। ये सब भविष्य के प्रश्न हैं, बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे 27, 28, 29, 30 पढ़ते रहिए, चेंज नहीं होने वाली चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ें आपको अभी आज लग रहा है अनुसंधान में कार्य कर रहा है, चीज़ें विकसित हो रही हैं, 3 साल बाद लगेगा शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। तो वही बात, जैसे आज हम बोल रहे हैं गगनयान जाएगा, 27, 28 में बोलूँगा जा चुका है, ठीक है। डिफरेंस यही रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वही, गगनयान किस लिए भेजा गया, क्या कारण है, क्या करेगा, वो चीज़ें वही रहने वाली हैं। ज़्यादातर यही बदल जाएगा कि इस डेट को गया है। ज़्यादातर ये बदल सकता है कि आज इतना किलो बोला जा रहा है, कल किलो थोड़ा बदल गया। आज बोला जा रहा है इतने दिन के लिए रहेगा, क्या पता उसमें बदल गया, नहीं थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए रहेगा। आज बोला जा रहा है मान लो 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, क्या पता उसमें 5 चले गए। मतलब कुछ ये फैक्ट्स बदल सकते हैं, पर कंसेप्ट क्यों गया है, क्या है, वो वही रहेगा। कंसेप्ट विल नॉट चेंज, कंसेप्ट बदलने वाले नहीं है मित्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बताता हूँ, पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला कंसेप्ट। मान लो ये एक वाटर टैंक है, समझिएगा, ये एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में क्या भाई साहब, जल है ना, यहाँ पे जल है, जल का भंडार, ठीक है, जल आप रख लीजिए। ओके, हेलो, सुनते रहिए सब लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक से भाई, है ना। चाय वाय जो पी रहे हो हटाओ उसको, हटाओ उधर, इधर आओ भाई, जब एकदम दिमाग लगा रहे एकदम, मतलब 2-4 कप हो ही जाएगा, इधर आओ। जल है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, पानी का है, वाटर बॉडीज़। यहाँ लिख लेते हैं वाटर बॉडीज़, यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है ना, कोई तालाब है, झील है, कुछ भी है, ये जल क्षेत्र है, ये जल क्षेत्र है, ठीक है, जल है, जल है। यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, क्या बेटा, ये मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें है ना,
सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इनसे क्या है, ये बैटरी है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बैटरी। ये क्या है? ये बैटरी है। इस ऊर्जा से बैटरी चार्ज होगी। इस ऊर्जा से क्या होगा? बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होगी तो मोटर चलेगा। इस ऊर्जा से बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगी तो मोटर चलेगा। ठीक है, अब जब मोटर चलेगा तो ये जल जो होगा यहाँ से उठेगा, इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। ये जल जो होगा यहाँ से उठाया जाएगा और ऊपर यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इस पानी की टंकी में पानी इकट्ठा हो रहा है। ओके, और ये एक ऊर्जा है जिसको हम क्या बोलेंगे? स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं पोटेंशियल ऊर्जा। समझिएगा, स्थैतिक ऊर्जा इकट्ठी हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? जब इसको गिराओगे पानी को, जब पानी गिरेगा यहाँ पे लगाओ बेटा टरबाइन। ये क्या लगा हुआ? टरबाइन। जब पानी गिराओगे तो पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? टरबाइन घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा होगी। बहुत बार हो गया, दोबारा फिर वही बोल रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा होगी। एक यंत्र है जिसका नाम है डायनमो। बहुत हो गया ये भी। डायनमो क्या करेगा? ये जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इसको किस में परिवर्तित कर देगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यह है पूरी कहानी। जो डायनमो है इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, इसको बोलेंगे पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम। मतलब पंप के द्वारा पानी को इकट्ठा किया गया, पानी को गिरा के बिजली चलाया गया, बनाया गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट है पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो ये भी एक तरह से पानी का नीचाना गुरुत्व के कारण हुआ है। तो यह है पूरी कहानी, और मुझे लगता है आप में से किसी को इसको समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आपको लिए चलता हूँ मैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ठीक है, अब आपको मैं लिए चलता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चल क्या है पूरी कहानी समझो बच्चों। ठीक है, इसका क्या है न्यूज़ वगैरह वो आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको भी बोला था कि जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत की कंपनी, इसकी स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, एनर्जी वोल्ट EVX के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा भंडारण तकनीकी पर काम कर रही है और ग्रेविटी बैटरी बनाने की बात हो रही है। उसके साथ कगार हो रहा है, डील हो रहा है। ठीक है, और एक ऊर्जा भंडारण उपकरण यानी ग्रेविटी बैटरी का निर्माण किए जाने की बात यहाँ पर पूरी तरह से है। ठीक है, अभी जो बैटरी है ज़रा समझिएगा। गुरुत्व बैटरी के अगर हम सामान्य प्रकार देखें, बहुत तरह के होते हैं, अभी आपने देखा है। इसमें देखो कंक्रीट के ब्लॉक बना लीजिए, उसको एक तरीके से लगा लीजिए, वही कंसेप्ट यहाँ पर है। गुरुत्व बैटरी के सामान्य प्रकार की बात करें, जैसे अभी आपने देखा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो, ये पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण यही तो था। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, यही प्रश्न तुम्हारे पेपर में आया 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। एक लंबे समय तक इसको बना लीजिए, 30 साल 40 साल तक बिजली बनाते रहिए, इस तरह का एक संयंत्र है। यही आया था पेपर में। ठीक है, तो सर ये समझ में। अच्छा, ब्लॉक लोअरिंग सिस्टम, जैसे बहुत सारे पिक्चर में ब्लॉक 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 गिरा रहे हैं ना, वो ब्लॉक लोअरिंग सिस्टम था। ब्लॉक को ले जाकर ऊपर इकट्ठा करेंगे, फिर उसको गिराएंगे, यही है पूरी कहानी। ठीक है, अच्छा बैटरी को अगर हम ग्रेविटी बैटरी को लिथियम आयन बैटरी से कंपैरिजन करें, क्योंकि हम आज जो बैटरी प्रयोग में लाते हैं सबसे ज़्यादा वो लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी से बैटरी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसको एक बार लगाना है, 50 साल टेंशन फ्री रहना है, इस तरह की चीज़ें। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, टिकाऊ है, लागत एक बार ही है, ज़्यादा नहीं है, दीर्घ समय के लिए एक बार लगाइए, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होने वाला, स्वच्छ ऊर्जा बोल सकते हैं, क्लीन एनर्जी बोल सकते हैं, इस तरीके से। एनर्जी वॉल्ट का EVX प्लेटफॉर्म कार्य प्रणाली, EVX प्लेटफॉर्म के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का एक संतुलन है। जो नवीकरणीय इंटरप्टेड ऊर्जा है, रुक रुक के आ रही है, उसका लगातार एक विद्युत निर्माण में कर रहे हैं। इसके अलावा दीर्घायु है, लंबे समय तक स्थिरता अच्छी है, सस्टेनेबल है, लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे।
ठीक है, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ठीक है, अब ठीक है, एनर्जी बोर्ड कंपनी के साथ सहयोग चल रहा है, इसको ग्रिड से जोड़ सकते हैं, है ना, कहीं इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो उसको दिया जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं प्रबल हैं, भारत में ऊर्जा की आवश्यकता है ही समय के साथ साथ, तो ये सहयोग कर सकता है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लिथियम आयन बैटरी। समझिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और हम सिर्फ लिथियम आयन बैटरी की बात नहीं करेंगे, लिथियम आयन बैटरी के साथ एक और बैटरी है जो हम बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सोडियम आयन बैटरी। तो हम लोग दो चीज़ों के बारे में पे बात करने वाले हैं। ठीक है, एक लिथियम आयन बैटरी और दूसरा सोडियम आयन बैटरी। ठीक है, समझिएगा क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे समझिएगा। देखो, लिथियम आयन बैटरी अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी चीज़ है। मेरे ख्याल से जब आप पैदा हुए होंगे तब से अगर मैं बात करूँ तो आपके घर में आपके जो पिताजी हैं जिस बैटरी का उपयोग कर रहे थे वो यही था। तो जिस बैटरी का उपयोग कर रहे थे वो यही था, इसमें कोई डाउट आप में से किसी को नहीं होना है। पुरानी बैटरी है, पहले से चली आ रही है भाई। ठीक है, सो पुरानी बैटरी है, पहले से चली आ रही है। क्या है इसके अंदर, देखो असल में इसमें लिथियम का उपयोग होता है। तो लिथियम आयन बैटरी के साथ आपको लिथियम का उपयोग होता है, इसलिए लिथियम आयन कहते हैं। वही लिथियम की जगह सोडियम हो जाता है, उसी को सोडियम आयन बैटरी कहते हैं। क्या है कंसेप्ट, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, फिर उसकी पूरी क्रियाविधि बताता हूँ। इस पर एक क्वेश्चन है जो 25 से पूछा गया, वो दिखाता हूँ। लेकिन उन्होंने लिथियम के नाम से नहीं पूछा था, उन्होंने सामान्य बैटरी के नाम से पूछा। तो बात एक ही है, बात एक ही है। सामान्य बैटरी के नाम से पूछा तो भी बात एक ही, उसमें कन्फ्यूज़न क्या है। ठीक है, क्या कन्फ्यूज़न है, इधर आओ। देखो, कुछ तथ्य के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। 1970 के आसपास, 1970s के आसपास एक शख्स है जिसका नाम है एम विटिंगडम। क्या नाम है, एम विटिंगडम। इस शख्स ने इस बैटरी का निर्माण कार्य किया था। इस शख्स ने इस बैटरी का निर्माण कार्य किया था। पहली चीज़, इस शख्स ने इस बैटरी का निर्माण कार्य किया था। ठीक है, इसने लिथियम धातु का उपयोग किया, है ना, लिथियम धातु का उपयोग किया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ चलन में आई बहुत दिन बाद। ठीक है, बहुत दिन बाद, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो किसी बैटरी में अगर हम देखें तो 4 प्रमुख घटक होते हैं, है ना। किसी बैटरी में वैसे तो 4 घटक होते हैं, वहाँ पे 3 लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं 4 बता देता हूँ। किसी बैटरी का भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि कहाँ का। किसी बैटरी में 4 घटक होते हैं। एक जिसे कैथोड कहते हैं, दूसरा जिसे एनोड कहते हैं, तीसरा जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और चौथा जिसे सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर दोनों को अलग करने वाला, क्या बोलते हैं, सेपरेटर। तो जिसे हम सेपरेटर कहते हैं, इन्हें अलग करने वाला, एक दूसरे से हम इन्हें सेपरेटर के नाम से जानते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी बैटरीज वगैरह में। एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेपरेटर्स है। ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कैथोड, एनोड, आपने देखा जब बैटरी भी लोगे ना, उसमें एक तरफ प्लस लिखा होगा, एक तरफ माइनस लिखा होगा। भाई एक कैथोड है, एक एनोड है, भाई चीज़ यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो बंधु, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। किसी बैटरी में जनरली जो कैथोड होता है उसमें लिथियम हो सकता है, या कोबाल्ट हो सकता है, या निकल हो सकता है। जाके पेपर देखना, ये आपके पेपर में 2024 या 25 में पूछा गया है। किसी बैटरी के कैथोड में क्या होता है, मुझे नहीं पता, इतना सीधा प्रश्न पूछ देगा। जब भी किताब जो है ना, वो जब पहली एडिशन आई थी आज से 10 साल पहले, उसी समय मैंने किताब में लिखा था। ठीक है ना, आपके पेपर में क्वेश्चन इसी किताब से बनता है और इसका प्रमाण है। आप में से किसी के बाद 4th एडिशन 5वीं एडिशन होगी 6 साल पहले, तो वही मिला लीजिएगा, ये उसमें लिखा होगा। पर क्वेश्चन आया है 2018-20 में नहीं, ये क्वेश्चन आया है 2024-25। मैंने लिख दिया था इस टॉपिक को आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले किताब में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 साल से तो सोडियम आयन बैटरी भी लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आगे आने वाले सालों में आएगा, क्या दिक्कत है। इधर देखो, तो कैथोड में लिथियम होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है। और एनोड में क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ऐसे कह लो।
तो इन चीज़ों ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं और ग्रेफाइट जो होता है वो आपको कहाँ मिलता है, ग्रेफाइट आपको मिलता है एनोड के साथ। क्लियर, ठीक है। 2 टर्म और बताऊंगा, है ना, 2 शब्द और बताना है। पहला एक जिससे हम कहते हैं इंटरकैलेशंस, शुद्ध हिंदी में जाओगे अंतरकथन कहते हैं। दूसरा शब्द मुझे बताना है डी इंटरकैलेशन, दूसरा शब्द बताना है डी इंटरकैलेशन। डी इंटरकैलेशन को हम शुद्ध हिंदी में विअंतरकरण कहते हैं, विअंतरकथन कहते हैं। तो अंतरकथन हो गया एंड विअंतरकथन हो गया। सो इंटरकैलेशन एंड डी इंटरकैलेशंस, ठीक है। क्या मतलब होता है, देखो जैसे मेरे हाथ में ये फ़ोन है, फ़ोन ऑन है दोस्त, फ़ोन और फ़ोन ऑन है। इस समय धीरे धीरे इस फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ इस फ़ोन में इंटरकैलेशन हो रहा है। मैं ये इंग्लिश टर्म यूज़ करूँगा, है ना, ये थोड़ा आसान है अंतर्कथन से कहना। तो सर आप ये कह रहे हो कि अगर फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, अगर फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये क्या है, इंटरकैलेशन है। और इसी फ़ोन की बैटरी अगर चार्ज हो रही है, जैसे मैंने चार्जिंग पर लगा दिया, अगर फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर फ़ोन की बैटरी चार्ज हो रही है हम कहेंगे फ़ोन में डी इंटरकैलेशन हो रहा है। एक होता है इंटरकैलेशन और दूसरा होता है डी इंटरकैलेशंस। तो ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा ठीक से, एक शब्द है इंटरकैलेशन और दूसरा शब्द है डी इंटरकैलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब हम आपको लिए चलते हैं, ठीक है। इस समय आप सब जो मेरी क्लास सुन रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन में क्या हो रहा है, सर मेरे फ़ोन ना चार्जिंग में नहीं लगा है, बैटरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और शाम तक आते थे 80% हो जाएगी, रात तक आते थे 100%, कल तक सुबह सुबह तक आते थे सर ख़त्म हो जाएगी, है ना, यही सब है सुबह से शाम तक जो आप देख रहे हैं। अब इस पिक्चर की तरफ आइएगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक एक चीज़ें समझा देता हूँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तरफ आपको लिथियम आयन बैटरी में क्या दिखेगा, कैथोड, दूसरी तरफ क्या दिखेगा, एनोड। तो एक तरफ आपको दिखेगा कैथोड, दूसरी तरफ आपको दिखेगा एनोड, ठीक है। ये बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये केमिकल है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, अभी सब समझ में आएगा। और यही बीच में यहाँ एक दूसरे को अलग करता है कौन, यहाँ बीच में एक दूसरे को अलग करता है कौन, सेपरेटर। ये कौन है, ये है सेपरेटर, ये सेपरेटर है। अभी समझ में आ जाएगा सेपरेटर का फंक्शन क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा सेपरेटर का फंक्शन क्या है। सोचिए ये बैटरी आप में से कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, 10 साल 15 साल हो गए होंगे। 3 साल पहले आप मोबाइल फ़ोन लिए होंगे, उसमें भी लिथियम बैटरी, प्रतिक्रिया विधि आपने नहीं पढ़ा। यूपीएससी ने 2025 में पूछा तो आपके होश उड़ गए और आप में से काफ़ी लोगों ने कह दिया कि विज्ञान तकनीकी जो है वो समसामयिक की है, करंट अफेयर्स पढ़ लो काम है। क्या बात करते हो, कैसे होगा दोस्त करंट अफेयर्स से, ये चीज़ें करंट अफेयर्स है क्या लिथियम आयन बैटरी। ये कहो ना तुम्हें कभी पढ़ाया नहीं गया, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हें कभी किसी ने पेपर दिखाया नहीं, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं। आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको पेपर दिखाया जा रहा है, आपको पेपर कराया जा रहा है, आपको उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, आपको वही व्यक्ति पढ़ा रहा है जिससे किताब लोग पढ़ते हैं और जिसको पढ़कर लोगों ने IAS क्वालिफाई किया है। और किस्मत से आप कह लीजिए, ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर आप ही पढ़ा रहे हैं जो लेखक हैं। हाँ भाई मैं ही पढ़ा रहा हूँ जो लेखक हूँ। ईमानदारी से सुनिए ना टॉपिक्स को, एंजॉय कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। हाँ नाम जरूर ले लीजिएगा मेरा, नाम जरूर ले लीजिएगा मेरा, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़िए। कॉन्सेप्ट्स क्या है भाई, इधर देखो। तो ये हो गया सेपरेटर, ये हो गया सेपरेटर, ये हो गया बेटा सेपरेटर, ये हो गया सेपरेटर, ठीक है। अब कहानी समझना होता क्या है, ठीक है। दिस इज सेपरेटर। देखो ऐसा है कि जब कोई बैटरी चार्ज होती है, फुली चार्ज बैटरी में, किसी फुली चार्ज बैटरी में लिथियम जो होता है वो इधर की तरफ होता है, किधर की तरफ, एनोड की तरफ होता है। किसी फुली चार्ज बैटरी में लिथियम जो होता है वो एनोड की तरफ होता है, ठीक है ना। और किसी एनोड पे क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये लिथियम ग्रेफाइट है, तो LiC, इसका फार्मूला है LiC6, मैंने नीचे लिखा भी है। किसी फुली चार्ज बैटरी में लिथियम जो होता है वो एनोड की तरफ होता है ना। अगर मैं लिथियम इधर कर दूं तो बैटरी जो है फुली चार्ज हो गई। अगर लिथियम यहाँ ना हो, पूरा लिथियम इधर आ जाए, है ना, कैथोड की तरफ, तो बैटरी जो है फुली डिस्चार्ज हो गई। मुझे लिखा है कि किसी फुली डिस्चार्ज बैटरी में लिथियम जो होता है वो कैथोड की तरफ होता है
कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। एनोड पे क्या होते हैं? एनोड पे ग्रेफाइट होते हैं। समझिएगा, ठीक है ना। अब अगर यहाँ इस पिक्चर में अगर लिथियम इधर दिखाया है, इसका सीधा मतलब है इस पिक्चर में यदि दिखाने की कोशिश करें बैटरी फुली डिस्चार्ज है। कहानी समझिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करें बैटरी जो फुली डिस्चार्ज है, ठीक है, लेकिन मैं बैटरी को फुली चार्ज से शुरू कर रहा हूँ। तो चलो भाई, यहाँ से मैंने लिथियम हटा दिया, यहाँ से मैंने लिथियम हटा दिया, यहाँ से मैंने लिथियम हटा दिया, ठीक है ना, यहाँ से मैंने लिथियम हटा दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया? लिथियम को हटा दिया, ठीक है, और लिथियम को मैंने इधर कर दिया, लिथियम ग्रेफाइट्स। लिथियम ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? Li6, लिथियम ग्रेफाइट Li6, ठीक है। चलो अब Li6 यहाँ आ गया, लिथियम ग्रेफाइट हो गया। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसका मतलब बैटरी जो है फुली चार्ज है। क्लियर? अच्छा, होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये इस लिथियम को तोड़ते हैं। ये जो लिथियम ग्रेफाइट यहाँ पे है ना, यही तो है क्या? तो एनोड, ये तो मैंने इधर दूर करके लिख दिया है कि ये चीज़ इसकी बनी है, यह किस यहाँ पर क्या है? लिथियम ग्रेफाइट है। समझना धीरे धीरे, ये जो लिथियम ग्रेफाइट है, ठीक है, समझिएगा, ये जो लिथियम ग्रेफाइट है होता क्या है, जो लिथियम ग्रेफाइट ने साथ अटैच है, इसको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो पदार्थ होते हैं, ऐसे कह लो, जो इस लिथियम को तोड़ेंगे, और लिथियम जब टूटेगा तो Li+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब लिथियम टूटेगा तो Li+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। तो जब लिथियम टूटेगा तो Li+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। जब लिथियम टूटेगा तो क्या बनेगा? Li+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। कहानी क्या कहती है? तो यहाँ जाएगा, ये लिथियम तोड़ेगा। अब देखो, जब लिथियम टूटेगा Li+ और माइनस बनेगा, तो ये हो गया बेटा, ये देखो Li+ लिखा हुआ है, Li+, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है फिर इस लिथियम को तोड़ेगा, फिर Li+ बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये फिर जाएगा, इसको तोड़ेगा, फिर Li+ बनेगा, फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया इस लिथियम को तोड़ता रहेगा, Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस, Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस बनता रहेगा, Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस, Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस बनता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ क्या होता है, ये जो एरो दिख रहा है ना, ये एक लिथियम एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, लिथियम को इधर से इधर प्रवेश कराने वाला। ठीक है ना। तो ये लिथियम को इधर से इधर कर देगा, Li+ इधर आ जाएगा, ये सारे Li+ इधर आ जाएंगे, तो यहाँ से Li+ खत्म होने लगेंगे, यहाँ खत्म, ये सब लिथियम इधर आ जाएंगे Li+। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो इधर बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई साहब, इधर लिथियम टूट रहा है तो लिथियम की संख्या कम हो रही है, Li+ इलेक्ट्रॉन माइनस, लिथियम इधर आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकता, क्यों? ये जो सेपरेटर होता है वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, ध्यान रखना। सेपरेटर का मुख्य कार्य यही होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोके। पता है, अगर आप लोकल बैटरी लेते हैं, सेपरेटर लोकल है, अगर सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ इधर आ गया तो इस बैटरी में ब्लास्ट होता है, इस तरह की बैटरी में ब्लास्ट होता है, ध्यान रखिएगा, इस तरह की बैटरी में ब्लास्ट होता है। ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा नहीं सकता, सेपरेटर लगा हुआ है, लिथियम को जाने के लिए एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एक परत झिल्ली लगी हुई, वो तो भेज देगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। ये देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है। और ध्यान रखना, आप में से अगर किसी ने कक्षा 9 में फिजिक्स पढ़ी है, उनको पता होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है, इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा चलती है, और विद्युत धारा चलती है तो यहाँ पर अगर कोई लोड है, यानी बल्ब लगा है, तो भाई साहब वो ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाएगी। और यही इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे आ रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस लिथियम के साथ मिलेगा, और यही Li+ और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, इधर लिथियम का निर्माण करेगा, और यहाँ पर लिथियम मेटल ऑक्साइड बनने लगेंगे। यहां लिथियम कम होता चला जाएगा, यहां लिथियम आगे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाएगी, और यहां की सीधा लिथियम इधर आ जाएगा, बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। अच्छा, Li+ और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, इसी को उल्टा कर दो, Li+ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो लिथियम बन जाएगा, तो लिथियम इधर आके लिथियम मेटल ऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, और रिजल्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। देख लो भाई, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा दिया है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, ये वाला एनोड वनोड और क्या किसका बना हुआ है। मुझे लगता है इनमें से आपको किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट्स। क्यों नहीं पढ़ते आप इन चीज़ों को, क्यों नहीं आपने देखा?
PYQ क्यों नहीं लगाते हैं? सीधी बात, PYQ क्यों नहीं लगाते हैं? और क्या, PYQ लगाइए, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो भाई, अगर मान लो बैटरी को फिर से चार्ज करना है तो क्या करना? कुछ नहीं, इधर से पावर दो, सारा लिथियम इधर से इधर आ जाएगा, बस ऐसा ही, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? इतना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना, ये हो गया आप पे काम का। अब जरा इधर आओ, चीज़ों को समझो। इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे मैंने ना दो चीज़ें दी, इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये दो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको जानना होगा। जैसे जो छोटे विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे आप सेल फ़ोन को ले लो, लैपटॉप को ले लो, कैमरा को ले लो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इनमें लिथियम कोबाल्ट होता है, इनमें लिथियम कोबाल्ट होता है, ठीक है? मतलब बैटरी जो होती है लिथियम की, लिथियम कोबाल्ट वाली होती है। और मान लो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रिड है, ये स्टोरेज है, इसमें जो होता है वो लिथियम निकल कोबाल्ट बैटरी होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाली, लिथियम टाइटेनेट, ये बैटरीज होती हैं। फिलहाल आपके पेपर में कभी जाकर इस स्तर पर वो चीज़ें नहीं पूछता है, फैक्ट्स नहीं पूछता है, ठीक है? इस स्तर पर जाकर वो चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है? अब जरा कहानी आगे बढ़ाते हैं, सुनना जरा। लिथियम आयन बैटरी की वो विशेषताएं जो इसे अन्य बैटरियों से बेहतर बनाती है, ठीक है? और फिलहाल यहाँ पर विशेषताएं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो कैसे उसकी गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। तो पूरी तरह से इसको डिस्चार्ज ना करें, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहला, आपको पूरी तरह से बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना है। दूसरा, उपयोग ना होने पर देखभाल, ठीक है? ये कह लो कि 40 से 60% तक चार्ज करने ही आपको, आप चार्ज करते ही आपको बैटरी रखना चाहिए। तो मतलब 40 से 60% तक बैटरी को चार्ज अवस्था में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन को उपयोग में नहीं ला रहे तो बैटरी ऑफ कर रहे हैं तो 40-60% फ़ोन ऑफ करके रखिएगा, बैटरी को रख के ठंडा रखें, बहुत गर्म जगह पे बैटरी को ना रखें। और दूसरा ये है कि भाई जमाए नहीं, फ्रीजर में मत रखिएगा, उसका इलेक्ट्रोड्स वगैरह सब जम जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और नई बैटरी तभी खरीदें जब आपको आवश्यकता हो, ओके? जब आपको आवश्यकता हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, अब इस पे नहीं जाना है, लगे या तो आपको सोडियम आयन बैटरी के बारे में बता देता हूँ। ये लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। कैसे हैं, आपको अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगे। एक कंपनी है सिंगापुर की, उसका नाम है सोडियन एनर्जी, सिंगापुर की कंपनी है। भारत की एक कंपनी है AR4 टेक, कोयम्बटूर की कंपनी है। 2021 के आसपास ये कंपनी नई कंपनी के रूप में बनती है। इस कंपनी के बहुत सारे काम हैं। सामान्यतः कंपनी जो होती है, अगर मान लो किसी के पास गाड़ी है पेट्रोल डीजल से चलने वाली, आप चाहते हैं कि सोलर से चले, जाओ वहाँ पे बात कर लो, वो लोग आपकी गाड़ी को कन्वर्ट कर देंगे। आपके पास स्कूटी है ना, वो चाहते हैं बैटरी से चले, जाओ पेट्रोल उसको बैटरी कन्वर्ट कर, मतलब इस तरह का काम वो करते हैं। उनके पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स टीम्स हैं, इंजीनियरिंग टीम्स हैं, वो इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है? इन चीज़ों का आई होप आप समझ गए मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं और पैसा कमाते हैं, उनका बिजनेस है तो वो अपना पैसा अर्न कर रहे हैं,
ठीक है, वो अपना पैसा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ सोडियम आयन बैटरी क्या है। ठीक है, इसी सोडियम आयन बैटरी को लेकर पिछले 1-2 सालों में काफ़ी चर्चा रही, और एक लाइन में बोलूँ तो यह लिथियम आयन बैटरी से काफ़ी बेहतर है। कैसे बेहतर है इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले आपको वो करार वरार जो हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ। यह है कहानी। कोयम्बटूर की एक कंपनी है, स्टार्टअप है, AR4 टेक करके कंपनी का नाम है। सिंगापुर की सोडियम एनर्जी जो कंपनी है, ठीक है, तो इसी का कगार हुआ है। ठीक है, मोटर वाहन निर्माण कंपनी कोयम्बटूर तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, 2021 में स्थापित हुआ है। IC इंजन चालित वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है। वही सब जो मैंने बोला था, EV में कन्वर्ट करना है, कर देंगे, वही सब काम है भैया। अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, अच्छी कंपनी है, मतलब ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें बात करें, इनमें भी वही होगा, एनोड होगा, कैथोड होगा, सेपरेटर होगा, वही सब चीज़ें होंगी जो आपने लिथियम आयन बोली थी। जो गुण आपने लिथियम का देखा था, कार्यविधि, वही कार्यविधि वहाँ पर सोडियम भी करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ, सोडियम लिथियम से बेहतर कैसे है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सोडियम लिथियम से बेहतर कैसे है, हम इस पर बात करने वाले हैं, और ज़रा सा ध्यान देना। ठीक है, पहले तो ये बता दूं कि आसानी से उपलब्ध कच्चा माल है, तो मतलब सोडियम आसानी से मिल जाता है। लिथियम महंगा है, आसानी से नहीं मिलता है। भारत का भी सबसे बड़ा भंडार मिला है, लेकिन वो अभी निकाला नहीं जा सका है, तकनीकी विकसित नहीं हुई है। ठीक है, तो भारत अभी लिथियम के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर है ना। लिथियम कम है तो महंगा है, खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। सोडियम आयन के साथ दिक्कत नहीं है, आप सुबह से शाम तक ही कितनी बार नमक खाते हैं, उसमें सोडियम पड़ा होता है, ऐसे मतलब मैं बताने का तरीका है। तो सर ये तो आसानी से उपलब्ध है। ऑफकोर्स आसानी से उपलब्ध है तो क्या होगा, आसानी से उपलब्ध है, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया सुरक्षा है, इसके साथ जलने की कोई समस्या नहीं है कि बैटरी गर्म हो गई, आग लग सकती है, सब चीज़ें नहीं है। तीसरा कम लागत है, अब सस्ता पड़ेगा, बैटरी आसानी से उपलब्ध है और ये सब सुविधाएं हैं, ऑफकोर्स सस्ता पड़ेगा। चौथा, कम तापमान, अधिक तापमान हो, कम तापमान इस बैटरी के साथ कोई समस्या नहीं, इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता वैसे ही बनी रहती है। इसकी एफिशिएंसी या जो दक्षता वगैरह है वो वैसे ही बनी होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिए चलता हूँ। सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में कुछ अंतर दिखाता हूँ, ठीक से देखना। सोडियम आयन बैटरी और लिथियम आयन बैटरी, और यहाँ ये प्रूफ होगा कि सोडियम आयन बैटरी कैसे लिथियम आयन बैटरी से बेहतर है। ठीक है, कैसे सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन से बेहतर है, कंसेप्ट समझना। सोडियम लिथियम की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और जो चीज़ अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी वो क्या होगा, ऑफकोर्स वो चीप होगा। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि सोडियम आयन बैटरी जो होगी वो सस्ती होगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, सोडियम पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, लिथियम हैवी मेटल है, खतरा है दूसरा। तीसरा, सोडियम आयन बैटरी में एल्युमिनियम का उपयोग होता है, एल्युमिनियम सस्ता आता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में तांबे का उपयोग होता है। भाई साहब, तांबा महंगा आता है, तो बैटरी महंगी है, बैटरी सस्ती है। चौथा पॉइंट, ये अधिक तापमान कम तापमान में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यहाँ बैटरी का तापमान बढ़ जाता है, बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है कार्य करने की। अगला, सोडियम आयन बैटरी जल्दी से चार्ज होता है, बैटरी चार्जिंग ये समस्या है, लिथियम को टाइम लगता है। सोडियम आयन बैटरी को कई बार ज़्यादा समय के लिए चार्ज कर सकते हैं, तो यानी मतलब ज़्यादा समय के लिए चलेगा ये। यहाँ पर इसको ज़्यादा बार चार्ज नहीं कर सकते, तो इसका जीवन काल छोटा होगा इसकी अपेक्षा। तो कुल मिला जुला कर आपको क्या मिला, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन से बेटर है। देखते हैं, कमिंग भविष्य में काम चल रहा है, और हम लोग लिथियम आयन बैटरी की जगह सोडियम आयन बैटरी का उपयोग करने वाले हैं। अब इसमें और सफलता होनी बाकी है। लेट अस सी, है ना, लेट अस सी। इंफॉर्मेशंस आपको बहुत मिल रहे हैं, ठीक है, इन पूरी क्लास में ढंग से देखेंगे एक चीज़ को अच्छी तरीके से। कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं मिनी सोलर ग्रिड की। एक नई चीज़ है, एक नया तरीका है, अपनाया गया है। क्या है, मान लो मुझे एक कंपनी लगानी है, पैसे कमाने हैं,
तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तरीका अपनाया। क्या मैंने क्या किया कि भाई ऐसा है कि मैं एक मोहल्ले में गया, ठीक है, और जितने भी लोग वहाँ पे उनसे बात किया। क्या बात किया कि भाई ऐसा है, ये ना वो लगाना है, क्या नाम है, आपके घर का छत में उपयोग में लाना चाहता हूँ, आप एक घर की छत मुझे उपयोग में लानी है। तो बोलेगा मैं क्यों छत दूँ। मैंने कहा भाई आपके छत पर ना मैं सोलर पैनल लगाऊंगा। बोलेगा क्यों लगाऊंगे मेरे छत पे। अरे भाई आप मुझसे कुछ ले लेना, कुछ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले लेना या कुछ मंथली पैसे ले लेना, ऐसे समझो, कुछ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले लेना या फिर कुछ पैसे ले लेना, तो आपकी कमाई हो जाएगी और साथ साथ है ना, साथ ही साथ मेरे साथ क्या होगी, कंपनी होगी। तो मैं कंपनी चलाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, अपना काम करना, यही है पूरी कहानी, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होकर ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये मिनी सोलर ग्रिड सिस्टम है जो लगाया जाएगा और जो कार्य करेगा। ओके, तो मिनी सोलर ग्रिड लगाया जाएगा जो काम करेगा। तो इसमें क्या होगा कि मैं जाऊंगा और किसी मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबसे बात कर लूँगा, भाई कहूँगा कि तुम लोग अपनी छत दे दो, हमसे कुछ मंथली रेंट ले लेना, और कई घरों में विकेंद्रीकृत रूप से हो जाएगा। इसके उसके उसके तो एक केंद्रीकृत नहीं हुआ ना, विकेंद्रीकृत रूप से, है ना, कईयों को लेकर इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। जैसे सुबह मान लो दूध वाला आता है आपको दूध देने, बस हमारा एक एम्प्लाई आएगा आपके घर की छत पर से बैटरी ले जाएगा, बस सुबह आवे सामान कुछ भी आवे और फिर दूसरी बत्ती लगाया जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो सब पे घर की छत से निकल कर फिर एक जगह आएगी और प्रयोग में लाया जाएगा। जिसको ज़रूरत होगी हमको पैसा दे, हम अपनी कमाई करेंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये पूरा सिस्टम एक मिनी सोलर ग्रिड कहलाता है। भारत में तो बाद में आया, इसके पहले नामीबिया, कंबोडिया, कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें लगाई जा चुकी हैं। भारत में कुछ कंपनियाँ हैं जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई राष्ट्र हैं, राज्य हैं, कुछ राज्य हैं भारत में जहाँ पर इस तरह की कंपनियाँ आगे आई हैं और सुनने में आई हैं। फ़िलहाल अब तो बहुत सारी जगह पर ये मिनी सोलर ग्रिड सिस्टम भारत में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मिनी सोलर ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया होगा। सौर ऊर्जा मिनी ग्रिड छोटे पैमाने के विकेंद्रीकृत विद्युत नेटवर्क होते हैं। तो स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क पावर्ड बाय सोलर एनर्जी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ठीक है, नाइजीरिया है, कंबोडिया है, भारत में भी इस तरह की चीज़ें शुरुआत हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इस तरह की निजी कंपनियां, सरकारी उपक्रम नहीं है, सही प्राइवेट कंपनियां जिस तरह का कार्य कर रही हैं। अच्छी बात है, जितने भी विकल्प मिल सकते हैं हर विकल्प की तरफ चलना है। जितने भी विकल्प मिल सकते हैं हमें हर विकल्प की तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो किसी भी तरीके से हो, लेकिन हमें विकल्प अपनाने होंगे और उधर की तरफ जाने होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, कहानी समझना हो गया। आर्थिक पर्यावरण लाभ होगा, विकेंद्रित ऊर्जा प्रणालियाँ होंगी, हमारे देश में विकसित होंगी, ठीक है। वित्त पोषण आवश्यकता होगी, इसके लिए पैसा चाहिए थोड़ा सा। ऊर्जा पूर्वाग्रह, अगर ऊर्जा की कमी होती कुछ भी है तो हमारे पास ऊर्जा का एक सप्लीमेंट सोर्स पड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसी बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है PM E-ड्राइव योजना, है ना, PM E-ड्राइव योजना। अब PM E-ड्राइव योजना क्या होता है समझिएगा। PM E-ड्राइव योजना हम किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। असल में क्या है कि पहले एक स्कीम आई थी, इसका नाम था फेम स्कीम। क्या नाम था, फेम स्कीम। स्कीम आई थी फेम स्कीम से नाम से, जहाँ पर सरकार आपको इलेक्ट्रिक जो वाहन थे इसमें छूट दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी, इसके प्रोत्साहन के लिए, इसके चार्जिंग स्टेशन बना रही थी, समझिएगा। धीरे 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 फेम स्कीम खत्म हुआ तो इसका एक सक्सेसर है, एक अगला एक है जिसको हम कहते हैं PM E-ड्राइव स्कीम को लाया गया। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसके अंतर्गत सरकार ने कुछ बजट पास किए हैं, उसमें ये लिखा गया कितने एम्बुलेंस, कितना शहरों के अंदर कितना, है ना, किस हिसाब से गाड़ियाँ होंगी जो EV व्हीकल्स लाई जाएंगी, इस पर सरकारें कार्य कर रही है। तो PM E-ड्राइव योजना जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये योजना किसकी लाई हुई है आप समझिएगा ज़रा। तो PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशंस इन इनोवेशन व्हीकल, ये PM E-ड्राइव का पूरा नाम लिखा हुआ है, फुल फॉर्म, ठीक है। इसको लाने वाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, मतलब भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2024 को, यहाँ देखो 29 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई, ठीक है।
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, पीएम ई ड्राइव योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सरकार कुल 10,900 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब बोला गया था कि 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष में इस योजना को समाप्त कर लिया जाएगा। इसमें करना क्या है, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी 2024 जो 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चली थी, पीएम ई ड्राइव का हिस्सा है। मतलब ये कह लो पुरानी चीज़ों को अब आगे अपडेट किया गया है। ठीक है, तो पुरानी स्कीम जो 2024 की थी ख़त्म हो रही थी, तो एक नया आवर्ती चाहिए था, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम लगाया है, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ेगा। मुख्य विशेषताएं क्या है, मांग प्रोत्साहन के लिए ई वाउचर। हाँ, यहाँ पर सरकार जो होगी आपको ई वाउचर वगैरह देगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। मान लो कि 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। ठीक है, तो हाँ, मांग प्रोत्साहन के लिए ई वाउचर देगी। जैसे मान लो कि जैसे होता था एक वाउचर मिल जाता है, 500 रुपये की छूट मिल जाती है, तो आदमी अट्रैक्ट होकर जाके उस दुकान पे जाके सामान खरीद लेता है। तो सरकार कह रही है ठीक है, हम आपको ना एक वाउचर देंगे, इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए वाउचर देंगे। ठीक है ना, उसको आप जाइए और कैश करा लीजिए, ऐसा कुछ, मतलब वो आपको एक छूट की तरह मिल जाएगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार जो होती है ईवी गाड़ियों को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर ई वाउचर प्रणाली के माध्यम सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत खरीदार के लिए और गैर व्यक्तिगत खरीदार के लिए। व्यक्तिगत मतलब मुझे अपनी गाड़ी खरीदनी है, किसी व्यावसायिक हिसाब के लिए खरीदनी है, तो गैर व्यक्तिगत हो गया। ठीक है ना, व्यक्तिगत के लिए सरकार कह रही है कि ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान के साथ आधार ई, तो मतलब ये नॉमिनेशन का तरीका बता रहा है, आप कैसे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है। ठीक है, यहाँ आइएगा। विशेष फोकस क्षेत्र क्या है, ई एम्बुलेंस लगाए जाएंगे, ई ट्रक लाए जाएंगे, स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि पुरानी गाड़ियाँ हटती हैं, उन स्क्रैप में भेज दी जाती हैं, तो उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और कह लीजिए एक वाउचर होगा कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी ख़त्म हो रही है 10 साल, तो आपको मान लीजिए 20,000 रुपये छूट दिया जाएगा, नई गाड़ी लेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी गई हैं। वाहन परीक्षण और संरचना विकसित की जाएगी कि गाड़ियों की टेस्टिंग की जाए कि प्रदूषण हो रहा है नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़रूरी, इससे थोड़ी पाबंदी रहेगी। दिल्ली जैसे राज्य में तो आप जानते ही हैं दिल्ली NCR में क्या हालत होती है, तो ये सारी चीज़ों का काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा। और दिल्ली जैसे राज्य में जो कि पूरी दुनिया का सबसे पोल्यूटिंग कैपिटल भी है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या की जरा आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट देखिएगा। इसमें जो फाइनेंशियल एलोकेशन है पैसे का, वो कैसे कैसे जाने वाला है, सब्सिडी के रूप में, कैपिटल ग्रांट के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च होगा। इस पर ऐसा नहीं जाना कि आपके पेपर में ये सब पूछेगा कि हाँ पैसा कितना खर्च होने वाला है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो 2 व्हीलर है, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक्स, इन सब चीज़ों में 3,679 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2023 तक इतनी गाड़ियाँ थी ईवी। बाद में देखो तो करीब 1 साल में फिर करीब 25% ईवी गाड़ियों का ग्रोथ बढ़ा है, करीब 25% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ग्रोथ बढ़ा है। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये है कि ठीक है, भारत में अब चीज़ें निर्मित होंगी, बैटरी वगैरह, हमारे देश में कह रहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, है ना, बैटरी का निर्माण कार्य होगा, यही सब लिखा गया। आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। मतलब कोई तकनीकी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, पढ़ ही देता हूँ। योजना चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को लागू करती है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, विशेष से इलेक्ट्रिक वाहनों, उनके घटकों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगी। सरकार कहेगी ना सब लाएंगे, सब आपको नौकरी मिलेगी, ये सब लिखा गया है। ठीक है ना, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ऑप्शन बना रही है सरकार का, ये कहना है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप जाइए तो फेम स्कीम देख लीजिए। मैंने आपको बताया फेम का मतलब क्या होता है। 2015 में फेम स्कीम लाया गया था। फेम का पूरा मतलब है फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक वाहनों पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण एवं ईंधन की खपत को घटाना है। ठीक है, फेम योजना को पीएम ई ड्राइव योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2 पहिया 3 पहिया वाहनों, सार्वजनिक परिवहन, अन्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर केंद्रित करना है। फेम स्कीम पर थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दे दिया। इसमें ईवी व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल को बढ़ावा देना था, चार्जिंग सिस्टम को विकसित करना था, प्रदूषण को कम करना था। फेम स्कीम भी 2 चरण में आया। पहला 2015 में आया, बाद में फिर इसका दूसरा चरण 2019 में लाया गया, बाद में 19 से 24 तक चला। 24 के बाद आप देख ही रहे हो फिर ओके पीएम ई ड्राइव हो गया।
ठीक है। तो ये पुराना सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए जानना होगा कि ठीक है जो PME ड्राइव है वो पुराने वाले का सक्सेसर है, उसका एक नया रूप है, नए रूप में उसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और स्कीम है, ज़रा इस स्कीम पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये स्कीम है जिस पे हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे इस स्कीम का ऐसा करते हैं कि अगले क्लास से बात करते हैं। ठीक है, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग PM कुसुम योजना, याद रखिएगा अभी आपके पेपर में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था PM सूर्य घर। तो अब एनर्जी से जुड़ी स्कीम्स वाले से अगर PME ड्राइव में लाया हूँ तो इम्पॉर्टेंट है ना, तभी लाया हूँ। इस तरह की स्कीम्स आपके पेपर में पूछी जाती हैं। अब इधर आइए, इसके बाद काफ़ी चीज़ें, अभी PM सूर्य घर बताऊँगा, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी का बजट बताऊँगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे चर्चा करूँगा, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा नाभिकीय संलयन पे भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और हम अंतरिक्ष तकनीकी वाले टॉपिक के डिस्कशन में प्रवेश कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा लंबा नहीं, एक छोटा सा लेक्चर और अगली क्लास में, आप सुन रहे हैं ना, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, तो उसको अगली क्लास में फिर कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार सुन रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एटलीस्ट 3 बार तो पढ़िएगा, क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है जो आप घरों में सुन रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, तो आपको 2-3 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, बाकी कोई डाउट वगैरह हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने बोला, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डॉक्टर रवि पी अग्रणी ऑफिशियल जो है। तो इन सब जगहों पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं फ्री हूँ और आप मतलब आप भी फ्री हैं और मेरे आसपास हैं, इस इंस्टीट्यूशन के आसपास हैं, तो आप आ सकते हैं, पूछ के इंस्टीट्यूशंस में कि रवि सर कब आ रहे हैं। आप बैठ के मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। ठीक है, आपसे ही मैं हूँ। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा तभी तो मैं प्रूफ करूँगा आई एम ए गुड टीचर, है कि नहीं। तो गुड टीचर तो आपके रिजल्ट से प्रूफ होगा ना। तो गुड टीचर बनने के लिए गुड काम भी तो करना पड़ेगा। तो मेरा सहयोग आपके साथ है, आपको जो हेल्प चाहिए बताइएगा, पर आप पढ़ लीजिए मेहनत लगा कर। इस नौकरी से तो आपको आपकी आने वाली जनरेशन को उसका फ़ायदा मिलेगा जो आप आज मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आगे मन लगा कर तैयारी कीजिए, बाकी अगली क्लास में इसके आगे और बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूँ कि टीचर का रोल यही नहीं है कि मतलब हम आएँ और सिर्फ सिलेबस ख़त्म करें, इंटरेस्ट पार्ट भी जो है वो ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंटरेस्ट पार्ट आपको आ रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगली क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।